सर वार्म वेलकम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए हमारे यहाँ पे, हमारे को आपने अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। अरे सर नथिंग, वो एक बड़ा खूबसूरत सा पोस्टर लगा, आप देखो जेंगो फिल्म का। हाँ, ये हैरी पॉटर के बगल में डीजे ये साइड में लगा जो। हाँ हाँ, घोड़े पे कल हम बात कर रहे थे जेंगो के बारे में। हाँ जी। सो जेंगो काफी हिस्टोरिकल मूवी है, मेरे ख्याल से आपने भी देखी होगी। हाँ 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 हाँ। और सबसे खूबसूरत बात जो आप कल बता रहे थे वो बताओ ना, इसीलिए तो मैं आपको पोस्टर दिखाया था वो। देखिए जेंगो एक ऐसी मूवी है जो मेरे सबसे पसंदीदा फिल्मों में से मेरे एक है। असल में जो मूवी है ये काले और गोरे के भेद के ऊपर है। किस तरह अमेरिका में उस दौर में भाई काले को नीचे माना जाता था, गोरे को ऊपर माना जाता था। तो उस समय काले लोगों को घोड़ा चलाने की अनुमति नहीं होती थी। तो जेंगो उसमें एक व्यक्ति होता है जो घोड़ा चलाता है। तो जब वो घोड़ा चलाता है तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं देखो काला आदमी घोड़ा चला रहा है, काला आदमी घोड़ा चला रहा है। उस सवाल उठाने में सबसे ज्यादा लोग जो अश्वेत लोग थे, जो गोरे घर पे मजदूरी करते थे या उनकी गुलामी करते थे, उस टाइम गुलाम प्रथा थी। तो वो लोग सवाल उठाते हैं कि ये काला कैसे घोड़ा चला रहा है। How the fuck he is riding horse? तो इसको पहला डायलॉग इसको हाँ मूवी का पहला डायलॉग है। तो इसको स्लेव मेंटेलिटी बोलते हैं कि हम में से एक आदमी आजाद कैसे हो सकता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। एक बार 2-3 बार होता है फिल्म में। गोरे तो सवाल उठाते हैं, पहले काले सवाल उठाते हैं कि काला कैसे घोड़ा चला रहा है। हाँ, ये तो है। तो ये की मानसिक आजादी के ऊपर फिल्म है और बड़ी अच्छी फिल्म है। और सबसे खूबसूरत बात जैसा कि इससे एक सोसाइटी की जो पल्स जो है वो हम साइकी या पल्स जो है वो हम समझ सकते हैं कि जब भी कोई एक एक्सप्लॉइटेड सोसाइटी है और वहां से कोई निकल के आता है तो सबसे पहले वो हरियाणा में कहते हैं टांग खिंचने वाले भाई खुद आड़े कि भाई इस न मार लो। सारे पहले अपने घुमाने में लग जाते हैं। हाँ, तो बाने खेड़ा में किसने ठोक दिया है सारा सीन कि भाई ये छोरा ऊपर न जाए, इसने मार लो पहले। तो हमारे भवानी खेड़ा में कई थे बोले जेंगो ने मारो। तो हमारे खैर आपके सामने सब कुछ है। बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप किसी तरफ आजादी की तरफ बढ़ते हो, कुछ अच्छा करते हो, तो कई बार आपके लोग आपके पीछे पड़ जाते हो। तो भवानी खेड़ा में जो आपने खैर बड़ी एक बाइनरी ड्रॉ कर दिया आपने। भवानी खेड़े में हमारे मास्टर सतवीर रतेरा जो हमारे समाज के मेरी जाति के मेरे खिलाफ इंडिपेंडेंट लड़ गए। एक दूसरे हैं पूर्व विधायक, उन्होंने सारा वोट बीजेपी को करा दिया। और उसमें बहुत सारे फैक्टर थे क्योंकि मुझे भी आखिरी समय पे भवानी खेड़ा जाना पड़ा, चुनाव लड़ना पड़ा आखिरी समय पे जाके। तो कई फैक्टर थे, जाट बेल्ट की नॉन जाट सीट थी और कुछ वो जो आपने जेंगो को उदाहरण दे दिया, कुछ वैसे लोग भी थे, कई थे। पर उसके बावजूद मैं एक बात कहूँगा, फिर भी जनता ने और काफी लोगों ने, गरीब लोगों ने, किसान वर्ग ने हमारे बहुत साथ दिया। अब बाकी वो मेरी किस्मत, मेरा भाग्य, मेरी कमियां, मेरी अच्छाइयां, जो इतने वोट आए उसमें कमियां भी रही, अच्छाइयां भी रही, लेकिन उसमें आने वाला भविष्य तय करेगा, हम देखते हैं आगे क्या होता है। परंतु आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो जेंगो फिल्म का उदाहरण दिया कि कई बार आपके बीच के लोग टांग खींचते हैं कि ये आगे नहीं बढ़ने चाहिए, पर आप, मुझे लगता है कि उससे घबराना नहीं है। अंत में अमेरिका आजाद हुआ, गोरे आजाद, काले आजाद हुए, वहां पे श्वेत अश्वेत का भेद मिटा। और उसके बाद उसी देश का पिछली बार बराक ओबामा प्रेसिडेंट रहे हैं, उसी देश के। हिंदुस्तान में भी ऐसा हुआ था जब बाबा साहब अम्बेडकर इस मिशन में निकले थे, बहुत सारे हमारे लोगों ने उनका विरोध कर दिया, लेकिन आज बाबा साहब हमारे भगवान हैं। बाबा साहब से ऊपर हमारे कोई ग्रंथ नहीं है। उन्होंने देश का संविधान लिखा, देश का हर किसान, हर दलित, हर पिछड़ा संविधान को दिल से लगा के आज आंदोलन कर रहा है। तो शुरुआत कई बार मुश्किल होती है, पर आपको लड़ते रहना चाहिए। एक समय आएगा जब चीजें ठीक जगह पे ठीक समय पे होंगी। ओके, आपका गांव का क्या नाम है? मेरे गांव का नाम कथूरा है। कथूरा कैसा है वो गांव? मेरा गांव बहुत ही खूबसूरत गांव है। और क्योंकि गांव में बचपन से मैं गांव में पढ़ा, पहली 5th क्लास तक मेरे अपने गांव से 5वीं क्लास तक। तो बचपन की यादें हैं, कट्टे बोरी बिछाए हैं कैसे, और पेड़ के नीचे पढ़ाई की। उसके बाद मैं केवी में चला गया था। बड़ा खूबसूरत गांव है और हर गांव में कमियां अच्छाइयां होती हैं, लेकिन मेरे गांव में मुझे अच्छा लगा, मेरे गांव में भाईचारा बहुत है, आपसदारी बहुत है। और क्या है कि किसी भी समाज में दोराव हो सकते हैं, लेकिन हर एक समय पे अगर गांव का व्यक्ति आपके काम आ रहा है और गांव के व्यक्ति साथ है, तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती।
तो मेरे गांव में काफी अच्छा भाईचारा है और मुझे तो बड़ा प्रेम मिला अपने गांव से। तो मैं सौभाग्य मानता हूँ अपना कि मेरे गांव के लोगों ने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया। जब बवानी खेड़ा भी लड़ा, मेरे पूरे गांव के इतने लोग उठ के आए मेरे लिए, चुनाव में इतने लोग आए। और जबकि मेरे गांव से एक और चुनाव लड़ रहे थे, उसके बावजूद लोग बवानी खेड़ा आए। तो मतलब गांव का और अक्रॉस कास्ट, क्योंकि मेरे गांव में जाट बिरादरी बहुल्य में है, सभी उस जाति के लोग, हमारे चमार बिरादरी के लोग, हमारे ओबीसी समाज के लोग, बहुत सारे लोग उठ के बवानी खेड़ा गए, हमारे गांव का बेटा चुनाव लड़ रहा है। क्योंकि मेरे गांव से बवानी खेड़ा लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। तो खूब लोग गए गांव का, तो गांव का बड़ा प्यार मिला मुझे। अच्छा, मैंने गांव से इसलिए आपको कनेक्ट किया कि 4 नवंबर 1948 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में एक बड़ा खूबसूरत स्पीच डिलीवर किया था, बहुत अच्छा स्पीच दिया। और उस स्पीच में वो गांव के बारे में कहते हैं कि जब हमारे यहाँ के जो बौद्धिक लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनका गांव के प्रति एक बड़ा खूबसूरत अट्रैक्शन है। पर मैं ये मानता हूँ कि गांव की असलियत जो है वो बहुत डिफरेंट है। गांव जो है वो उनमें कूट कूट के जातिवाद भरा हुआ है। गांव जो है वहाँ की संकीर्ण सोच है, वहाँ पे एक तरीके से गंदगी भी है। और गांव एक एपिटमे है उस चीज़ का जिससे हमारे को बचना है। तो आप इस तरीके से कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश का जन्म देश के शहरों से नहीं हुआ है। देश का जन्म देश के गांव से हुआ है। देश में जातिवाद भी है, देश में लैंगिक असमानता भी है, क्षेत्रवाद भी है। तो उस विचार के जन्म भी गांव से हुआ होगा, स्वाभाविक है। तो बाबा साहब की जो बात है, बिल्कुल उस समय में बिल्कुल ठीक बात है कि जो कास्ट सिस्टम का जो पूरी शैली बनी गांव से बनी है, उसमें फिर एक ट्रांजिशनल फेस आया। देश का संविधान लागू हुआ। आपने 4 नवंबर की बात की, 1948 की, 4 दिसंबर की बात आपने कही है, 1948 की, नवंबर की, 1948 की। तो उसके बाद फिर करते करते देश में ट्रांजिशंस आए। और मुझे लगता है अब धीरे धीरे करते हुए वही लोग, बहुत सारे लोग, जब औद्योगिक क्रांति आई, गांव के लोग शहरों में आए, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे शहरों में ज्यादा जातिवाद हो गया। अच्छा, आज के दौर में कि लोग तो वही हैं। तो वहां से लोग जो पलायन किया, बहुत बड़ा, क्योंकि एक इश्यू यह आया कि शहरों में औद्योगिक क्रांति के बाद लोगों के पास फोन भी आए। औद्योगिक क्रांति तो इस देश में हुई ही नहीं। कब की औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे हैं? देखिए, लिबरलाइजेशन जो हुआ वो तो 91 में हुआ है। 91 में हुआ, एलपीजी रिफॉर्म्स। उसके बाद समाज की बात कर रहा हूँ। उसमें इंडस्ट्रीज भी आई, उसमें लोग शहरों की तरफ भी मूव किए, रोजगार भी लोगों ने मिले, रोजगार लोगों ने लिए भी। तो उसमें 2 चीजें हैं भाई, गांव की जो असलियत उसको आप नकार नहीं सकते हैं, और जब शहर की तरफ वही लोग बढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि गांव में एक फर्क है, गांव में और शहर में आज की दिशा। वो बात बिल्कुल बाबा साहब ने बिल्कुल सत्य बात कही थी। और उससे एक फर्क ये पड़ा कि दलित समाज के बहुत सारे लोग शहरों की तरफ आए, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, बड़े अफसर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, और जिसके बाद समाज में व्यापक बदलाव आया। ये बात है, बिल्कुल इस बात पे मैं कायम हूँ। उसके साथ साथ गांव के और भी बहुत सारे तबके शहरों में आए, और फिर एक नए तरह के शहर भी बने। पर शहर में भी तो जातिवाद हो एक समय पे आके। आज एक समय पे आके आप शहरों में देखो, कोई संप्रदाय के नाम पे कई बार किराए पे घर नहीं देते, कोई जाति के नाम पे नहीं देते। मतलब तो दलित छोड़ो, अब तो कई डोमिनेंट कास्ट के लिए ये दिक्कत आती है, शहर में किराए पे घर नहीं मिलता। तो वही विचार फिर शहरों की तरफ भी आ गए। तो इसमें बड़ी खूबसूरत बात गांधी ने भी कही है, दूसरी जो विलेज रिपब्लिक की उन्होंने बात की, विलेज रिपब्लिक। और उसमें गांधी का जो आइडिया है गांव का, वो बड़ा रोमांटिक सा आइडिया है कि भाई गांव, यूटोपियन आइडिया उनका बेसिकली। हाँ, कि बड़ा खूबसूरत होते हैं, गांव से ही मतलब देश है, और गांव से ही हमारे को सबसे ज्यादा एम्पावर करना और वहां से हमारे को चलाना है। पर कुल मिला के मेरी जो कहने का मतलब ये था कि सिंस आप कथुरा गांव, सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी की जो बात करते थे गांधी जी, विलेज इकोनॉमी, खैर आप पूरी करिए। नहीं, आप बताइए। हाँ, मेरा मानना है गांधी जी और बाबा साहब के बीच में एक लंबा वैचारिक संघर्ष भी रहा, जिसको बीजेपी वाले बार बार दिखाते हैं। लेकिन वो संघर्ष सिर्फ वैचारिक था, उसमें कई बार एकता भी आई है। दलितों को सवाल कर लेके उसमें कई बार डिफरेंस ओपिनियन भी रहा है, एक ओपिनियन भी रहा। गांधी जी का अपना चश्मा था देश को देखने का। हर इंसान जहां पे खड़ा हो तो चश्मे इस देश को देखता है। गांधी जी ने बिना देश की अपर कास्ट को एलिनेट किए हुए इस देश की लोअर कास्ट को साथ लेकर उनकी भलाई का काम किया, उनके लिए बदलाव का काम किया। बाबा साहब जहां पे खड़े उन्होंने उस चश्मे से देश को देखते हुए, उस विचार से देश को देखते अपनी बात कही। दोनों की बात अपनी मुझे बिल्कुल ठीक थी। भाई आज गांधी जी बात करते अपनी कम से कम जरूरतें हो जीवन में, वो भी आध्यात्मिक, दोनों
गांधी एक स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं कि कम से कम जरूरतें हो, विलेज इकोनॉमी हो, सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी हो, आप गांव में पैदा करें, मतलब बहुत कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी की बात नहीं करते वो। जबकि बाबा साहब का जो विचार है गांव को लेके, उनका अपने एक्सपीरियंस से है। आज से 50, 60, 70 साल पहले गांव में छुआछूत बिल्कुल था। उसका आज भी है, आपने कहा आज भी है कई जगह पे। मतलब आपके गांव, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, आपके गांव जो है उसमें जो पर्टिकुलरली मोहल्ले बटे हुए हैं उनको जाति के नाम से तो बोला ही जाता है। देखिए मैं इसमें एक बात बता, इसमें मेरे एक मेरे लाइफ मेरी क्या पता कर रहा है मेरे गाँव में। मैं गाँव में, मेरा नाम प्रदीप नरवाल है। मेरे गाँव में और हरियाणा में कई जगह है, हरियाणा में खासकर जाट और चमार बिरादरी के सारे गोत्र मिलते हैं। हमारे गाँव में जिस तरह जो हमारा परिवार था, एक टाइम पे देखा जो हमारा घर है तो आसपास जाटों के घर, आसपास हमारे घर हैं सारे, तो बड़ा भाईचारा रहा हमेशा। अब उसमें पता फर्क क्या है, आज के टाइम फर्क क्या रह गया जी, हरियाणा और बाकी, इसमें एक और फर्क है। आप गांधी जी और अम्बेडकर के गांव के आइडिया को और कास्ट के आइडिया को कंपेयर करते हैं तो उनका आइडिया ऐसे सैक्रोसेंट नहीं कर सकते, हर गांव पे लागू हो सकता है। दोनों की बात कर रहा हूं मैं। एक बड़ी मेरे को मतलब आप एकाग्रता की बात बताना चाहता हूं कि हरियाणा में जो आइडिया ऑफ कास्ट है और जो यूपी में आइडिया ऑफ कास्ट है और जो तमिलनाडु में आइडिया ऑफ कास्ट है, तीनों डिफरेंट हैं। जो यूपी का आइडिया ऑफ कास्ट हो सकता है, जो बिहार का आइडिया ऑफ कास्ट हो सकता है, तमिलनाडु का आइडिया ऑफ कास्ट हो सकता है, वो आइडिया ऑफ कास्ट ये कि आप छू नहीं सकते। जो कई जगह आइडिया ऑफ कास्ट कि आप छूने पर सवाल है। हरियाणा का जो आइडिया ऑफ कास्ट है कि मैं ऊंचा हूं तू बड़ा है, मैं बड़ा हूं तू ऊंचा है, नीचे रहा है, ये आइडिया ऑफ कास्ट सुपीरियोरिटी का इश्यू है। हरियाणा में जब से मैंने देखा, देखिए छुटपुट चीजें हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं है। यही हरियाणा जहाँ कई कास्ट एट्रोसिटीज के केस हुए, हम तो खुद लड़े हैं। तो मेरा ये कहना है कि हरियाणा में जो आइडिया ऑफ कास्ट है उसमें उसको बड़ा अलग तरह का है। इसी हरियाणा में कई बार आप जातीय श्रेष्ठता में घटनाएं भी हुई हैं, बड़ी बड़ी हत्याएं भी हुई हैं, ऐसा नहीं हुई है। पर मैं मानता हूँ कि हरियाणा में छूने पर लड़ाई नहीं आज के दिन, इतिहास में रही होगी, इतिहास में थी। हमारे पुराने पूर्वज भी कहते हैं भाई हमें तो पानी नहीं पीने दिया जाता था कई बार, कई लोगों को सुना मैंने। पर आज का जो हरियाणा है, क्योंकि हरियाणा में देखिए किसी भी प्रदेश की जाति की संरचना उस प्रदेश की जो अपर कास्ट तय करती है, उस प्रदेश की जो सबसे बड़ी जाति वो तय करती है। हरियाणा की सबसे बड़ी जाति जाट है। जाट हरियाणा लगभग 24% नंबर बताते हैं, 24%, 25%, जो भी नंबर, कभी अभी जाति जनगणना होगी, राहुल जी उसके लिए लड़ाई लड़े, उसके बाद सामने भी आ जाएगी। किसी प्रदेश में कोई कास्ट है, तो हरियाणा की जो जाट कास्ट है एक एग्रेरियन कास्ट है, किसान कौम है। तो किसान कौम क्या, लोअर कास्ट भी काम करते हैं, सारे साथ काम करते थे, तो उसमें एक चौधरी की लड़ाई हो सकती है, ये मानता हूं। पर मुझे लगा कि हिस्टोरिकल बहुत ज्यादा छुआ था इन जातियों में लड़ाई, तो हरियाणा का जो विचार बना उस जाति बना। आप अब किसी और स्टेट में आ जाओ, मैं स्टेट का नाम लूंगा, स्टेट में डिफेम होता है उस चीज से, कई स्टेट आप इधर उधर चले जाओ, आप बिहार में आ जाओ किसी स्टेट में, वहां पर जो अपर कास्ट है उसकी मेरे ख्याल से लड़ाई छूने की है, इसलिए नरसंहार हुए बहुत सारे वहां पे। वहां बथानी टोला हुआ, लक्ष्मणपुर बात है वहां पे हुआ, वहां दलितों को मारा गया, दलितों ने फिर वहां क्रांति भी की, कई तरह। हरियाणा का कास्ट सिस्टम थोड़ा उससे अलग है। हरियाणा में तुम्हारे जाट बाकी अपर कास्ट से भी लड़ते हैं कई बार, तो हरियाणा एक तरह सोसाइटी नहीं है, हरियाणा एग्रेरियन सोसाइटी है। हमारी टेम्पल बेस्ड हमारी सोसाइटी नहीं है। जब साउथ इंडियन सोसाइटी है, कई जगह वो सोसाइटी टेम्पल बेस्ड है, हमारी टेम्पल बेस्ड सोसाइटी नहीं है, हमारी विलेज बेस्ड, हमारी खेतों के बेस्ड सोसाइटी है, मतलब एग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी है। तो उसमें कई बार क्या होता है भाई, खेत में काम करते रहे हैं, हिस्टोरिकली साथ रहे हैं, तो कास्ट उस तरह स्ट्रक्चर्ड नहीं है। हालांकि फिर मैं कह रहा हूँ कि जातिवाद तो हर जगह है, वो किसी और फॉर्म में है, लेकिन फिर भी हरियाणा बाकी स्टेटों से इस मामले में बेटर है। ओके, पॉलिटिकल बात करते हैं थोड़ी सी। भवानी खेड़ा को आपने क्यों चूज किया था? देखिए भवानी खेड़ा के टाइम पे मुझे जब चूज तो मैंने क्या किया, हरियाणा में जब टिकट बंटवारे का समय था तो उसमें पार्टी का था मैं चुनाव लड़ूं, तो मेरे सामने कुछ प्रपोजल आए, कुछ सीटें आई, उसमें भवानी खेड़ा थी। और पूरी भवानी खेड़ा में ना इतना काम यहाँ कर पाया था, ना कर समय मुझे कम मिला था। तो मेरा था कि भाई होम डिस्ट्रिक्ट में सीट नहीं है भाई, तो पास में भवानी खेड़ा है, तो भवानी खेड़ा चुनाव लड़ा जाए। और फिर कुल मिला के एक समीकरण सा बना, जो हालात उस समय के होते हैं, तो उसमें फिर भवानी खेड़ा हमारे हाथ में, भवानी खेड़ा चुनाव लड़ते हैं। और फिर भवानी खेड़ा आपके सामने हम चुनाव लड़ने गए, और काफ़ी इस माहौल में काफ़ी डिफिकल्ट सीट थी मेरे लिए। जब मुझे ये हरियाणा में जिस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी ने की, उस दौर में ये सीट आखिरी 10 दिन में और डिफिकल्ट बन गई, जो शुरुआती समय में लग नहीं रही थी। बीजेपी ने पॉलिटिक्स की है, जो आपकी खुद की पार्टी ने पॉलिटिक्स करी?
मैं तो बीजेपी कहूँगा। क्योंकि आप खुद की पार्टी हो तो क्या ही कहोगे? नहीं, खुद की पार्टी हमारी क्या राजनीति करेगी? हमारी पार्टी चाहती सत्ता में आए, हमारी पार्टी चाहती थी हरियाणा में किसान मजदूर दलित सब परेशान है, भाई बीजेपी को हटाया जाए। पार्टी के नाम पे मैं लीडर्स की बात कर रहा हूँ। लीडर्स की अपन आपस से अपना संघर्ष रहता है, कई बार उसको कोई नकार नहीं सकता। हरियाणा में भी रहा, मुख्यमंत्री संघर्ष अपनी जगह रहा। कौन ले डूबा, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, या कांग्रेस के लीडरशिप? मैं कहूँगा नफरत ले डूबी। हरियाणा के लोगों को आखिरी 10 दिन में चश्मा पहनाया कि जाट मुख्यमंत्री बन जाएगा तो ये हो जाएगा, जाट मुख्यमंत्री बन जाएगा तो ये हो जाएगा। तो बीजेपी ने जाटों के खिलाफ जहर उगला और राजनीति को लेके जाट नॉन जाट पे। हरियाणा की राजनीति बीजेपी ने आखिरी 10 दिनों में बीजेपी कांग्रेस पे छोड़ी, पॉलिटिक्स कर दी जाट नॉन जाट पे। और वो नफरत की राजनीति कांग्रेस बीजेपी को फायदा मिला, और वहां भी पूरे देश में फायदा मिलता है कई बार। आप इस तरीके से जो स्टेटमेंट दे रहे हो कि बीजेपी ने नफरत की राजनीति कर दी जाट नॉन जाट की, कुछ तो आप लोगों का योगदान रहा होगा उसमें। देखिए, ऐसे ही हो जाता है। फाइटिंग को हम लोग नकार नहीं सकते, एक स्पष्ट रूप से मैं बात बताऊं। अगर हम वैचारिक बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, तो अपनी इन फाइटिंग हम नकार नहीं सकते। और मुझे लगता है पार्टी को हमेशा एकजुट रहना चाहिए चुनाव के समय। ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है, सबको साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ाई पार्टी ने कोशिश की, आला कमान ने कोशिश की, सब लोग साथ आए। पर उसके बीच में जो हरियाणा में जो पिछले 10 साल में चल रहा है, जो गुटबाजी है, गुटबाजी कांग्रेस के अंदर भी, समाज के अंदर भी। आप कांग्रेस की बात करते हो तो समाज पे ले आते हो। आप कांग्रेस की बात करो, मैं कांग्रेस के लीडरशिप की बात आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर आप सिर्फ कांग्रेस की लीडरशिप की बात करें, मैं बिल्कुल आपके कैमरे के सामने कहने को तैयार हूँ कि पार्टी को और एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए था और एक साथ दिखना चाहिए था। जनता में अच्छा संदेश जाता है। अगर समय से पहले मतलब हम लोग साथ और अच्छी कैंपेन होता, रिजल्ट कुछ और होता। पर चुनाव में सिर्फ पार्टी पे निर्भर नहीं होता, चुनाव पे निर्भर होता समाज पे। वोट तो समाज डालता है। तो मैं कह रहा हूँ, इससे बड़ी चीज एक लगी रही थी कि हरियाणा में पिछले 10 साल में जो जहर घोला गया, आज भी आप सुनते होंगे कि ये मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, ये कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, उसका बड़ा कारण रहा आखिरी 10 दिन बीजेपी ने एक ही बात पे चुनाव लड़ा कि जाट मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। और आज चुनाव हो गए, 6 महीने हो गए हमने। तो आप मेरे को बात बताइए, सॉरी टू इंटरप्ट, बीजेपी ने चुनाव लड़ा कि जाट मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए और सबसे ज्यादा वोट जाटों ने बीजेपी को डाल दी, ये कैसे हुआ? फिर नहीं, बीजेपी को तो नहीं डाले, मैंने सर्वे देखा। कैसे नहीं डाले आप बताइए? आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी आप हैं लोग बाग जो हैं, जो सोसाइटी है, और आपकी वो जो डिस्ट्रिक्ट है भिवानी, कितनी सीट आई है कांग्रेस की? नहीं, भिवानी में तो एक ही सीट जीते, 400-500 दादरी दोनों एक ही सीट 500 वोट जीते। गढ़ माना जाता है, जाट बेल्ट काफी स्ट्रॉन्ग जाट। तो फिर किसको गया वोट? जहां मैं एक बात कर रहा हूँ, आप देखिए, आप अंबाला में आ जाइए। अंबाला की कहानी बस मैं एक बात मैं कह रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, अंबाला कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में आ जाइए। वहां पे जाट पॉपुलेशन कम है, वहां कांग्रेस जीत के आती है। वहाँ 18 पार्लियामेंट्री सीट है, मुख्यमंत्री भी वहां से, मुख्यमंत्री नायब से नारायणगढ़ के रहने वाले हैं, सांसद बने हैं कुरुक्षेत्र से। दोनों लोकसभाओं में 18 सीटें 12 कांग्रेस जीत के आती है। और सोनीपत और हमारी भिवानी दादरी, ये दोनों जाट बेल्ट है। सोनीपत में हम एक सीट जीतते हैं, हमारी बड़ौदा, और यहाँ जीतते हैं लोहारू एक सीट। तो इसका मतलब ये बिल्कुल है कि जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पोलराइजेशन उतना ज्यादा हुआ है, उतना आपको डरा पाए कि हाँ ये हो जाएगा। अब आप चले जाओ नारायणगढ़ में, अब वहां पे जाट पॉपुलेशन थोड़ी कम है, तो किसको डराओगे आप? नहीं सर, उसका दूसरा एंगल अगर आप ये देखें तो ये भी है कि वो कोर वोटर रहा है हमेशा से। नारायणगढ़ अंबाला वाला जो एरिया है, जो जिन्होंने वोट किया कांग्रेस को, जो कांग्रेस की सीट आई है, और जो सोसाइटी वहाँ पे है, वो हमेशा से एक कांग्रेस की कोर वोटर रहा है। तो उन्होंने दिया है उनको। तो एक चीज मैं आपसे बड़ा क्लियरली पूछना चाह रहा था कि आपको कांग्रेस जो है अशोक तंवर ने करवाया था? उस टाइम अशोक जी पीसीसी प्रेसिडेंट थे। अच्छा। और राहुल जी के पास उस समय हम लोग जाकर ज्वाइनिंग हुई थी, प्रदीप काशनी भी थे उस समय। तो अशोक तंवर ही वाज पीसीसी प्रेसिडेंट देन। अच्छा, तो वो मेन रिस्पांसिबल लीडर वही थे? हाँ, he was the leader of the party in the state. अच्छा, तो फिर वो कांग्रेस से थोड़े दिन बाद चले गए। तो फिर आपने किसके साथ अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट करी? देखिए, मैं राजनीति में राहुल जी के विचारों के साथ आया था। उससे पहले हम दलित पॉलिटिक्स में थे। और मेरी विचारधारा राहुल गांधी जी, मेरी विचारधारा प्रियंका गांधी जी। और राहुल गांधी, मैं बार बार कह, राहुल गांधी मेरे नेता सिर्फ नहीं है, मेरी विचारधारा है आज के समय।
जो देश के दलित पिछड़े किसान के साथ खड़ी, जो देश के संविधान की लड़ाई लड़ रही है। और मैं हमेशा उस विचारधारा के साथ खड़ा हूँ। चीजें उथल पुथल होती रही, उसके बाद काफी चीजें हुई, लेकिन मेरा विचारधारा, इंसान को विचारधारा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। विचारधारा राहुल जी है, राहुल जी के साथ खड़े हैं, उस लड़ाई में खड़े हैं, उस लड़ाई में उनके सिपाही के तौर पे, उस मशीन में टूल की तरफ लोग खड़े हैं। तो उसके साथ हम हमेशा अड़िग तरह खड़े हैं, उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता उस चीज में। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो तंवर और इन सब हुडा शैलजा रणदीप, इनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा तो राहुल की टीम का आदमी हूँ मैं, वहां से नहीं, ऐसा नहीं हूँ। मेरे स्टेट के मैं सिर्फ राहुल की टीम का नहीं आदमी हूँ, इस देश का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल जी की टीम का आदमी है। अरे ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ, दूसरी बात आपको करा हूँ। अच्छा एक बात, स्टेट लीडरशिप का मैं अपना सम्मान करता हूँ। मैं एक बात पूछता हूँ, आपने एक बात बोली, लेकिन ये इंटरव्यू है, बात में क्लियर करना है। स्टेट लीडर का मैं अपना सम्मान करता हूँ। डू यू लाइक स्टेट लीडरशिप? स्टेट लीडरशिप की इतना टाइम क्यों लग रहा है? अपनी अच्छाइयाँ हैं, अपनी अच्छाइयाँ हैं, अपनी ड्रॉबैक्स हो सकते, अपनी अपनी चीजें हैं। स्टेट लीडरशिप पूरी सपाट नहीं ना, सब लोग स्टेट लीडरशिप में एक नहीं है। सबको ऐसा नहीं कि सब। कौन सबसे ज्यादा पसंद है आपको? मैंने काम किया का लोगों के साथ में, तंवर साहब उस टाइम PCC प्रेसिडेंट थे, फिर दीपेंद्र जी के साथ मैंने काम किया हरियाणा मंगे साहब यात्रा में, अधिकतर क्योंकि मैं यूपी का इंचार्ज रहा, को इंचार्ज रहा उत्तर प्रदेश का। प्रियंका जी ने मुझे, दीदी ने हमेशा मुझे मौका दिया काम करने का, राहुल जी ने हमेशा अपना आशीर्वाद दिया, तो अधिकतर समय मेरा टॉप लीडरशिप भी था। उत्तर प्रदेश में मैंने काफ़ी काम किया, 22 के चुनाव में, 24 के चुनाव में। तो हरियाणा में मैं थोड़ा समय कम दे पाया इस दौर में, क्योंकि पार्टी ने कुछ और असाइनमेंट भी दिए हुए थे। पर जितना रहा, 2-3 लीडरों से मैंने काम किया, उनका वेव फंक्शन देखा, तो ठीक था एक्सपीरियंस। ठीक ठाक था एक्सपीरियंस। ऐसा कोई मतलब टेम्पटिंग लीडर नहीं है हरियाणा में, कांग्रेस में? ऐसा नहीं, देखिए मैं कहूँगा दीपेंद्र हुडा जिस तरह है, दीपेंद्र हुडा जी बड़े मेहनती लीडर मुझे लगे। मतलब मैंने उनके साथ जितना भी काम किया, पर वो मेहनती लीडर लगे। इस बारे में कोई दो राय नहीं, कोई व्यक्ति बहुत मेहनती है। पर का क्या मतलब है इस सेंटेंस में? पर वो मेहनती लीडर लगे नहीं, मैं आज माने लोग जब चुनाव की हार होती है, हर व्यक्ति अपनी बाइनरी निकाल के, तो उनसे कनेक्ट करते हैं आपकी हार? लोग सबसे करते हैं, उनसे क्यों? लेकिन मैं कह रहा हूँ उस व्यक्ति से, दीपेंद्र जी से मैं काफी काम किया, उस यात्रा में किया, मैं देखा बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं और सामाजिक न्याय को समझते, सामाजिक न्याय के लिए काम भी करना चाहते हैं। 5 बार के MP रह लिया, अभी तक सामाजिक न्याय में काम नहीं किया उन्होंने। क्या करना चाहते हैं और क्या करेगा 5 बार MP रहने के बाद? देखिए, राजनीति में व्यक्ति काम करता भी और भी करता है। पहली बात तो उसके अंदर लाइन है कि नहीं, भाई करने के लिए, आगे करने के लिए। कई व्यक्ति को सामाजिक न्याय से मतलब ही नहीं है। तो दीपेंद्र जी में हमेशा सिल्वर लाइनिंग है कि सिल्वर लाइनिंग का क्या मतलब है? जब आप कम से कम 10 साल तो सत्ता में रहे हो, जब आप 10 साल सत्ता में रहे हो और फिर भी आप सामाजिक न्याय की बात करते हो, तो सामाजिक न्याय का आपने काम क्यों नहीं किया फिर तब? उसी सामाजिक न्याय की बदौलत क्या कांग्रेस की हार हुई है? ऐसा नहीं है हरियाणा में। इशू ये बॉस की जो सामाजिक न्याय है वो कोई एक, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सामाजिक न्याय? वही मैं कह रहा था, सामाजिक न्याय ऐसा नहीं कि ये आज मिल गया या बुक के सामाजिक न्याय आज मिल गया। सामाजिक न्याय की निरंतर लड़ाई है, जिसमें आपको धीरे 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 सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है। कोशिश करे सर्वहारा जो एक गरीब तबका देश का या समाज का ऊपर आए, वो एक दिन में पूरी नहीं हो सकती। आपको निरंतर लड़ाई लड़ती रहने पर, हिट करता रहेंगे, निरंतर आप हिट करते रहेंगे तो एक समय आएगा जब चीजें होंगी। और उसमें क्या है कि मानो पिछली सरकार थी, उसमें बहुत सारे काम भी हुए, जमीनें की जगह पट्टे भी मिले, हाँ कई जगह पट्टे कब्जे भी नहीं मिले, दोनों चीजें हैं। तो उसमें आप उसको एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में देख सकते हैं। उसमें हुआ भी काम रुक, और बहुत सारे काम और होना भी चाहिए था, परंतु जो काम भी हुआ, इससे दलित पूरे कांग्रेस हिस्ट्री रही, सिर्फ हरियाणा नहीं पूरे नेशन, महेंद्रा जी के टाइम से ही कांग्रेस ने जमीन के पट्टे दिए दलितों को, कई जगह दिए, गरीब तबके को बहुत सारी स्कीम्स दी, बहुत सारी पॉलिसी उनके लिए लेके आए। तो निरंतर चलने वाली लड़ाई है, कोई ऐसा नहीं कि आज ये खत्म हो गई है, वो चलती रहेगी। ओके, मेरे को तो आपकी बात सुन के ये लग रहा है कि आपके पास और कोई शब्द नहीं था, तो दीपेंद्र की तारीफ के लिए आपने बोल दिया कि सामाजिक न्याय के लिए काम किया। और काम नहीं, मैं आपको एक बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, काम नहीं सिर्फ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं, काम नहीं, एक कंटेंट होता है। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, कंटेंट ही नहीं तो उसको मैं क्या कहूँ? एक बात बताइए मेरे को, आप कांग्रेस की जो स्टेट लीडरशिप है उसको कितना रिस्पॉन्सिबल मानते हैं आपके हार के लिए? खुद की भवानी खेड़ा से मेरी हार के लिए तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। उनको कितना मानते हैं? मेरी हार के लिए तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। फिर भी मैं अपनी हार के लिए किसी को ऊपर ठिकाना नहीं फोड़ता। मेरा तो मानना है स्टेट लीडरशिप को स्टेट की हार की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, मैं अपनी हार की जिम्मेवारी ले रहा हूं। वो जो नहीं ले रहे हो,
पूरी स्टेट, देखो कोई भी स्टेट हारता है, सबकी जिम्मेवारी होती है। पूरी स्टेट लीडरशिप का क्या मतलब? लीडरशिप हरियाणा मैं हारा हूँ, हरियाणा चुनाव बवानीखेड़ा मैं हारा हूँ, मैं कहूँ मेरे लिए उसने वो कर दिया, उसने ना, मेरी हार का जिम्मेवार मैं हूँ। हो सकता है मुझे और मनाने की कोशिश करनी चाहिए तेरा को, हो सकता है मुझे फौजी को मनाने की और कोशिश करनी चाहिए थी। स्टेट लीडरशिप को कहा था आपने इंडिपेंडेंट को बिठाने के लिए? मैंने रिक्वेस्ट की थी, स्टेट लीडरशिप मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कोशिश की थी, ऐसा नहीं की थी। क्या कोशिश थी? नहीं तो ना, तो मुझे नहीं पता क्या कोशिश थी। मैंने तो फोन में बात किया था, उन्होंने भी फोन में बात की थी इन लोगों से, पर देर से। लेकिन ये लोग उस टाइम चुनाव अपना फितूर होता है कि मैं जीत जाऊंगा, वो हार जाएगा, सबका अपना अपना एक ढांचा बढ़ जाता है दिमाग का। अच्छा सर, आप मेरे को एक बात बताइए, जब आप स्टेट लीडरशिप की बात करते हैं तो आपके दिमाग में कौन आता है हरियाणा कांग्रेस में? स्टेट लीडरशिप के नाम पे हरियाणा कांग्रेस में तो हमारे सभी लीडर्स, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, दीपेंद्र जी हमारे 5 बार के मेंबर पार्लियामेंट हैं, कुमारी शैलजा जनरल सेक्रेटरी, रणदीप सुरजेवाला जी जनरल सेक्रेटरी हैं। तो स्टेट लीडरशिप में तो हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं। सर्वप्रिय कौन है इस हरियाणा स्टेट में कांग्रेस में? सर्वप्रिय मेरे सबसे मतलब पहले पद पे? देखिए मेरे लिए सर्वप्रिय सबसे पहले कांग्रेस है। साथ देने की बात आई तो मैं कहता हूँ हमेशा हरियाणा में पिछले समय में दीपेंद्र जी ने मेरा साथ दिया, इसको मैं नकार नहीं सकता। और जो सर्वप्रिय है, सर्वप्रिय मेरे लिए पार्टी है, हमेशा ये बात कहता हूँ। मतलब यहाँ का गड़बड़ है, सीधा आप पार्टी की बात कर लेते? नहीं, मेरी सर्वप्रिय मेरे लिए पार्टी है, मेरे लिए कांग्रेस पार्टी से ऊपर कुछ नहीं है। हम पार्टी कैडर हैं, पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के लिए लड़ते रहे, लड़ते रहेंगे। मैं सर आपसे क्यों पूछ रहा था ये 5-4 मिनट का जितना भी घुमा फिरा के सारी बातें, मैं आपसे कोई 2 नाम दिलवाना मतलब ना आपके मुंह से चाह रहा था कि कुछ 2 नाम बोलने का, कि भाई स्टेट लीडरशिप जो है, जो आपको पता है, उनके वहाँ पे, उनके वहाँ पे हर ये कॉन्सेप्ट, एक तरीके का कंसेप्शन है आम लोगों में कि भाई हरियाणा में जो स्टेट लीडरशिप थी कांग्रेस की, उन्होंने अलग अलग जगह पे अपने अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े करे थे, जो कि जहाँ पे उनकी खुद की फेवरेट टिकट नहीं मिले थे। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि आपकी बवानीखेड़ा सीट पे कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट स्टेट लीडरशिप ने खड़े किए थे? मैं तो कहूँगा स्टेट लीडरशिप क्यों खड़ा करना चाहिए, कौन लोग अपना राज नहीं चाहते? उनका राज लेना है, इसलिए पॉलिटिक्स है मेरे भाई। तो है मेरी आपको पता है ये बात? राज कैसा होगा उनका? मेरा एक बात मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, हरियाणा के अंदर आपने मुझे बात कही, हमारे कई जगह इंडिपेंडेंट खड़े, मेरे कई जगह हुए। मैं एग्जैक्टली वही बात कर रहा था। सिर्फ यहाँ नहीं, बालड़ा भी खड़ा हुआ, बल्लभगढ़ खड़े हुए, अपने ये पुंडरी खड़े हुए, अपना ये नागरवाली सीट पे खड़े हुए, अपनी ये फरीदाबाद वाली सीट, बहादुरगढ़ खड़े हुए, कई जगह खड़े हुए, उचाना भी थे। हाँ, उचाना भी थे, मेरी सीट भी थी उसमें से एक। अब ज्यादा मेरी सीट का मुझे बाकी मुझे नहीं पता, मेरी सीट पे कोशिश की गई इंडिपेंडेंट को बनाने की। अब ना माने उसको क्या कर लूं, क्योंकि उसके दिमाग में था मैं चुनाव जीत रहा हूँ, उसको लग रहा था मैं थर्ड आ रहा हूँ। मैंने 10 बार कहा भाई तू चुनाव 10,000 वोट आएंगे मेरे भाई, खराब मत कर चुनाव, बीजेपी निकल जाएगी, अपन मिलकर चुनाव जीतते हैं, सरकार आएगी कुछ कर लेना। हालांकि मुझसे बात नहीं हुई, मैंने कोशिश की, स्टेट लीडरशिप ने बात की, उन्होंने मानी नहीं। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, हरियाणा में इंडिपेंडेंट खड़े नहीं होते आज हमारी सरकार बनती। बवानीखेड़ा में इंडिपेंडेंट खड़ा नहीं होता तुम्हारी सरकार बनती। क्या आप लोगों को और कॉन्फिडेंस? बवानीखेड़ा में अगर पूरी कांग्रेस एक साथ आके चुनाव लड़वाती है, हमारे फौजी साहब ये सब ढंग से लग जाते, तो चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतती। अगर बालड़ा में सब मिलकर लड़ाई लड़ते हम चुनाव जीतते, हम बहादुरगढ़ भी जीतते, हम जीतते राई भी, हम जीतते खरखोदा भी, हम जीतते बल्लभगढ़ भी, हम जीतते पुंडरी भी, हम जीतते उचाना भी। तो ये बात मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि अगर इंडिपेंडेंट खड़े ना होते आज हमारी पार्टी सत्ता में होती। और इसलिए बार बार एक बात कहता रहा कि मैं कहता रहता हूँ कि अपनी जीत का तो हार का तो अपने खुद जिम्मेदार हूँ। ठीक है, मेरी जो मदद कर सके स्टेट लीडरशिप ने की, ठीक है, मेरे लिए दीपेंद्र जी भी आए रैली करने। नहीं, मेरे को आपके ये सेंटेंस बड़े थोड़े से ऊपर नीचे लग रहे हैं। क्या? कि जैसे आपने अभी कहा कि भाई अगर साइकोलॉजिकली हम बात करें, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है 12वीं क्लास में, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि भाई साइकोलॉजी का पूरा पढ़ाई मेरे ऊपर लगा रहे हो आप। जैसे आप कह रहे हो कि भाई ठीक है मैं हारा हूं, पर ठीक है जो स्टेट लीडरशिप ने बात करी, मैं हारा हूं पर जो ठीक है जो स्टेट लीडरशिप नहीं, मैंने कहा मतलब मैं हारा, पर मेरे यहाँ तो स्टेट लीडरशिप आई ना। दीपेंद्र जी भी आए, हुड्डा साहब भी आए, उदय भान जी अपना चुनाव फंसे पड़े थे,
खुद वो उस टाइम लड़ रहे थे वहां से चुनाव। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपको कॉन्फिडेंस में लिया गया, नहीं सॉरी, स्टेट लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लिया गया था जब आपकी टिकट तय हुई थी सेंटर से? मेरा नाम तो स्टेट लीडरशिप की तरफ से भी था ना प्रपोजल। भाई भवानी खेड़ा जो सीट में, जो भवानी खेड़ा मेरी सीट आई, कौन से नेता ने आपका नाम रेकमेंड किया? मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी हूँ, एक स्टेट का को इंचार्ज हूँ। मुझे पार्टी ने काम करवाया, मैंने काम किया। अब पार्टी चाहे चुनाव लड़े, और इस माहौल में चुनाव कौन नहीं लड़ना चाहता था? जो माहौल था, वो माहौल तो ये था, हमारी 70 सीट आई, 2/3 की बहुमत दिख रहा था, और हर एक संगठन में काम करने वाला व्यक्ति जो भी चुनाव, जो राजनीति करता हो, चाहता है चुनाव तो लड़े एंड ऑफ द डे। लोकसभा में लड़े नहीं तो विधानसभा लड़े, तो कुछ सीटें इनकी तरफ से आई भी, कुछ सीटें लड़ सकते हैं। अब वो अंदर की बात खैर कैमरे पर डिस्कस नहीं कर सकते हम लोग। उसमें से भवानी खेड़ा मेरे सामने आएगी, भवानी खेड़ा लड़ लेते हैं। और वो ऐसा ही सब कुछ डिस्कशन होता है, कौन सी सीट लड़ सकते हैं, कौन सी सीट हो सकती है, उसमें एक सीट ये आई, फिर हम भवानी खेड़ा आ गए। हाँ, उसमें कई चीजें भी, आखिरी दिन टिकट अनाउंस हुई, इसमें मुझे भी कम मिला, सिर्फ 20 दिन मिले मुझे चुनाव लड़ने के लिए। जब मैं हकीकत में गया वहां पे, तो कई चीजें मुझे जीरो शुरू करनी पड़ी। जब पहुंचा वहां पे 2 इंडिपेंडेंट मेरे खिलाफ पर्चा भरे खड़े थे, जो एक तो 25 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ सीट पे, और जो सेकंड रनर पर तेरा, दोनों पर्चा भरे कोर्ट में खड़े, तीसरा मैं गया, 2 बजे पहुंचा। तो और संगठन था नहीं पिछले 12 साल से, ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, ना ब्लॉक प्रेसिडेंट्स थे, तो कोई लिस्ट नहीं थी, तो जो आ गया वही अपना। तो उस समय की मेरी कंडीशन थोड़ी अलग थी। इस तरह मैं बारडा में कहूँ तो बारडा में सबके पास समय था, सब जानते उस एरिया को, तो वो उसको मैनेज कर सकते थे, मुझे लगता है। फिर भी मेरे लिए तो जो दिख गया वही राम है। अच्छा सर, जैसे आपके जो कांग्रेस में टिकट कैसे लेके आते हैं? सेंटर से बात करके, सेटिंग करके? इस सेटिंग वेटिंग इस पार्टी हमारे कुछ होता नहीं। बड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द है, शब्द भी मैं इसको ठीक नहीं मानूंगा। नहीं, मैं हरियाणा वालों लोगों का शब्द है, इसलिए मैंने यूज कर लिया। तो ऐसा कोई शब्द हरियाणा में कांग्रेस में तो नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? सेटिंग शब्द नहीं है, हरियाणा के लोग बात नहीं करते। हरियाणा के लोगों में नहीं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में सेटिंग शब्द हमारी कार्यशैली में नहीं है, कांग्रेस की कार्यशैली में। कैमरा पे बोल नहीं रहे भाई। नहीं, कांग्रेस की कार्यशैली में नहीं है। अब मानो मैं तो कह रहा हूँ पार्टी चुनाव लड़ गए, तो वो तो एज सिंपल इज दैट। एज अ लीडर आई वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन, पार्टी मेड मी कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टी का चुनाव लड़े, प्रदीप ने चुनाव लड़ा। आप एक बात बताओ मेरे को, सारी बात अलग से करके आपकी बात करते हैं। आप बोल रहे हो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हारने के लिए, आपको क्यों दे लोग वोट? क्यों आपको जिताए भवानी खेड़ा से? किस लिए, क्या कारण है, क्या अट्रैक्शन है? बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा। बस मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ। अब तो खैर चुनाव हो गया, हम हार गए। मैंने भवानी खेड़ा में हार के बाद एक बात कही थी लोगों को बुला के, पूरे सम्मेलन करके, कि जब मैं आया तो लोगों ने कहा था मैं भारी कैंडिडेट हूँ, पर मुझे यहाँ पे 58,500 लोगों ने अपना लिया, मुझे वोट दे दी, किसी भी तरीके दिए। अब मैं यहाँ से चला गया अगर, तो वो मेरी हार है, और वो फिर आप लोगों के सामने मैंने गलत किया। अब मैं हर एक काम करूँ, जो भी कर पाऊंगा, जो भी कर सकता हूँ, विपक्ष में हम काम करेंगे, आपके लिए लगे रहेंगे। क्योंकि भवानी खेड़ा मेरे लिए स्वाभाविक चॉइस नहीं थी, वो एक समीकरण की चॉइस थी। और मैं खुद कहता हूँ कि लोगों के लिए उससे पहले तो मैं बहुत अंदर रह भी नहीं पाया, उसके बावजूद लोगों ने वोट किया। मैं धन्यवाद करता हूँ लोगों का हमेशा इस बात पे। और बिल्कुल सही सवाल आपका, इसमें मुझे जवाब देने में कोई गुरेज नहीं है। भाई ऐसे तो है नहीं मैंने सालों से वहाँ काम किया उस सीट पर, नहीं, पर अब मैं काम करूंगा नहीं करूंगा वो मेरा भविष्य तय करेगा। अब मैं काम, हालांकि अब कई बार क्या होता है राजनीति में कि आप इस गांव में काम नहीं करते, पर कहीं तो आप काम कर रहे थे। प्रदीप नरवाल घर पे तो बैठा नहीं था। इस तरह मैंने तो पिछले 7-8 साल में कुछ भी तो नहीं किया कि सिर्फ राजनीति है। भाई कोई पूछ लेता है वो बाड़ा कितने बड़े, हमने ब्याह भी नहीं करा, उसे की सब राजनीति है। तो मेन बात तो मैं कह रहा हूँ, पिछले किया वो बात है कि आप काम तो कर तुम राजनीति रहे हैं भाई, यहाँ नहीं यहाँ काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं। अब कोई स्वाभाविक चीज वो सीट बन जाती है तो अलग चीज है। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिप्लाई था आपका कि भाई 58,000 लोगों ने मेरे को वोट दिया है। मैं पिछले वाला आंसर रिपीट नहीं करता, मैं कुछ नई बात आपको बताता हूँ। कांग्रेस में एक टाइम पर इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, जिस भी बंदे को वो टिकट देती थी वो जीत जाता था, और उनको कहते थे लैंप पोस्ट कैंडिडेट्स। ठीक है। कांग्रेस के बाद अभी के टाइम में पिछले 10 साल में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी जिन भी आदमी को टिकट दे देते थे 14 में और 19 में, वो लैंप पोस्ट कैंडिडेट बन जाता, हाँ, वो इजीली जीत जाता था।
तो वही वेव हरियाणा में कांग्रेस की थी कि भाई वो जो वोट पड़े आपको 58,000, वो एक वेव के वोट थे, ना कि आपके वोट थे। नहीं, मैं तो अपने वोट मानता ही नहीं। हाँ, वहां पे कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता, वहां पे कोई भी लैंप पोस्ट कैंडिडेट खड़ा होता, मैं तो आपको एक बात जीत जाता। नहीं, आई मीन इतने वोट तो ले ही लेता। नहीं, वो तो आपके एक्सेजरेशन होगी थोड़ी। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि दो चीजें, एक सीट का समीकरण होता है। मानो अब खैर मुझे बोलना नहीं चाहिए, कैंडिडेट तो कई जगह खड़े हुए हैं, कई जगह कैंडिडेट के बहुत कम वोट भी आए हैं। मेरी पार्टी से बहुत जगह खड़े हुए, अकेला थोड़ा खड़ा हूँ मैं, कई जगह खड़े हुए हैं, बहुत कम वोट भी आए हैं, लोग के चौथे भी लगे हैं। प्राग वगैरह का प्राग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अलग बात पे आ रहा हूँ, पूरी बात सुनेगा। कई जगह लोग खड़े हुए हैं, कई जगह लोग 50,000 वोट में जीत भी गए, एमएलए बन गए हैं। कई लोग तो 42,000 में एमएलए बन गए हैं। कई लोग तो 30% लोगों ने वोट लगे एमएलए बन गए, कि तो 28 में बन गए। कई लोग 40,000 एमएलए बन गए, उचाड़ा में 42 एमएलए बन गया। त्रिकोणीय लड़ाई होगी, मेरे 58 में नहीं बढ़ पाया, 48-49,000 में। हाँ, 58 में नहीं बढ़ पाए। तो बेसिक बात क्या है कि, और हो सकता है कई बार कोई और तो थर्ड भी आ सकता था, वो तो समीकरण की बात, हो सकता मैं ही थर्ड आया था, वो तो उस समय की बात है। अब चुनाव में ये वोट आया, इतना वोट आया, इतना वोट नहीं आया, मुझे लगता है हमें उससे बाहर निकल के अब कांग्रेस को आगे बढ़ना पड़ेगा। एज ए कैंडिडेट मुझे भी आगे बढ़ना पड़ेगा, एज ए पॉलिटिकल पर्सन मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, और भविष्य के हरियाणा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भाई मेरे लिए लड़ाई इतनी लड़ सकते थे हरियाणा के लोग, मेरी कंस्टिट्यूंसी के लोग, कि मुझे अच्छा वोट दें। मुझे लोगों ने दे दिया, ऑन माई फेस दे दिया, जो कि मैंने उनके लिए बहुत उस समय तक उसका हल्के लिए बहुत ज्यादा काम किया नहीं, और लोगों ने वोट तो दे दिया ना। अब मेरा फर्ज बनता है उनके लिए काम करूं। दूसरी बात, बवानी खेड़ा जाट बेल्ट की नॉन जाट सीट है, जहां पे नॉन जाट वोटर काफी ज्यादा है, और आप देखो जाट वहां 20% है। पूरे भिवानी दादरी से लेके महम से लेके आसपास की जितनी सीटें देखो, सबसे कम जाट कम है बवानी खेड़ा पे, 20% है सिर्फ। किसी 55% है, किसी पे 48% है, किसी 45, मतलब 40 से कम तो कहीं है ही नहीं आसपास। हासी, बल्कि हासी एक प्रॉपर नॉन जाट सीट मानी जाती है, उस पर भी स्या जाट है। हासी पे जहाँ पे हर बार कांग्रेस जनरल सीट है, नॉन जाट कैंडिडेट देता, वो भी होता है। एक जातीय समीकरण, क्रूड कास्ट रियलिटी की बात बता रहा हूँ आपको। तो फिर भी जनता ने इतना वोट दे दिया, और एन ब्लॉक मेरे लोग खड़े रहे, जित भी जो सपोर्ट था बड़ा स्ट्रॉन्ग था जहां भी था, और जहां विरोध था वैसा था, वो कह रहे वोट ही देना चाहते, कई जगह ऐसे वाक्य हुए। तो मैं कुल मिला के बात कहता हूँ कि मुझे इतना लोगों ने वोट दिया, you are satisfied eventually, और ग्रेटिट्यूड है आपका। मेरा ग्रेटिट्यूड है उनके प्रति, मैं और क्या चाहूँ उनसे। अब आगे मेरा जो कर्म अगले 5 साल का, वो तय करेगा मेरा भविष्य। आप दोबारा इंटरेस्टेड हो बवानी खेड़ा से चुनाव लड़ने के लिए, या कोई सेफ सीट? नहीं, वो समय बताएगा। अभी हरियाणा परिसीमन होना है, 2 साल है परिसीमन में, कहाँ रिजर्व सीट, कहाँ जनरल सीट, कहाँ समीकरण क्या बैठता है। मैं एक ही बारे में इंटरेस्टेड हूँ कि हरियाणा में नई राजनीति खड़ी हो। हरियाणा बहुत ही लंबे समय में, हरियाणा में यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स नहीं रही है। मैं कहूँ हरियाणा में युवाओं की राजनीति फिर से खड़ी हो, हरियाणा की राजनीति में नए लोग आए। मैं सिर्फ बवानी खेड़ा आधारित बात नहीं करना चाहता हूँ, बवानी खेड़ा के लोगों ने वोट दिया, उनके लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन व्यापक राजनीति हमें नए हरियाणा की करनी पड़ेगी। नए हरियाणा के विचार का भविष्य हरियाणा क्या होगा, ठीक है, जो होना तो हो गया, क्योंकि हरियाणा में बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। अभी हमारा हरियाणा आज, वो कहते हैं ना, बारूद के ढेर पे खड़ा है। पूरे चुनाव में मैं एक बात सुनता रहा कि ये जीत गई कांग्रेस तो जाट से मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये बात आपने भी सुनी होगी। आज हमें चुनाव हारे हुए 6 महीने हो चुके हैं, 7वां महीना है। मैं भी पार्टी चुनाव हार गई। आज लोग एक बात कह रहे हैं, खुद जाट समाज को इतना साइड लाइन कर लोग कह रहे हैं कि यार अब जाट मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। मैं तो बाबा साहब को मानने वाला आदमी, मैं तो इस विचार का आदमी कह रहा हूं, क्यों नहीं बनेगा जाट मुख्यमंत्री? भाई ये बात कहना कि जाट मुख्यमंत्री नहीं बनेगा सबसे बड़ा जातिवाद है। आज आप करो जाट मुख्यमंत्री इसलिए बनेगा जाति से जाट है, कल आप कहोगे चमार इसलिए मुख्यमंत्री बनना चाहिए, परसों कहोगे ब्राह्मण इसलिए मुख्यमंत्री बनना चाहिए, राजपूत है, गुजर है, यादव इसलिए मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जो काबिल है वो मुख्यमंत्री बने हरियाणा में भविष्य में। सिर्फ इसलिए कोई आदमी ना रुके कि वो इस जाति का है। बाबा साहब ही तो कहते हैं कि जाति के खिलाफ लड़ाई है। तो हरियाणा को बाबा साहब और सर छोटराम के विचारों को हरियाणा बनाना है। मेरा सपना ये है, यहाँ पे कोई भविष्य में ये ना कहे कि इसकी जात जाट इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इसकी जात चमार है सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इसकी जात गुजर है, यादव है, ब्राह्मण है, राजपूत है, ये नहीं, जो काबिल है वो बने। और दुर्भाग्य की बात है, असमंजस की बात है कि हरियाणा का सबसे एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री जो इस कुर्सी के लायक नहीं है आज। ये कैसे कह सकते हो आप यार?
लोगों ने चूज किया उनको, आई मीन सॉरी, चूज इज ए रॉन्ग वर्ड, लोगों ने इलेक्ट किया है। ये आपको शोभा नहीं देता है? शोभा नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं कि आप रणदीप सिंह सुरजेवाला, दूसरी सांगवान आपको मैं जवाब दूंगा मैं। हाँ जी, सॉरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला एक जनसभा को संबोधित करते हैं। मैं कह रहा हूं क्यों मैंने कहा मैं इस पोस्ट के लायक नहीं है। किसी मुख्यमंत्री में हम संजीदगी चाहते हैं, एक सीरियसनेस चाहते हैं समाज के प्रति। उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला के प्रति एक बात कही, उनको डूम कहा। आप शायद सुना भी होगा, उनका भाषण था, डूम जैसी बातें करता रहा। रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को क्या कहा था? वो भी गलत है। अगर वो क्या कहा था बताओ मुझे, पहले बताओ कहा क्या था। ये कहा था कि जो गाल है हेमा मालिनी के, उनके ऊपर कमेंट किया था कि तो मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने कोई भी फेमिनिटी के ऊपर कमेंट किया गलत है, तो आप यहाँ कह रहा हूँ। पर किसी को डूम कहना, आप सिर्फ व्यक्ति को डूम नहीं कह रहे हो, आपकी वही मानसिकता है कि ये डूम है, ये चमार है, ये वाल्मीकि है, नाई है, मतलब आप उस जाति हीनता दिखा रहे हो एक तरीके से। तो मेरा कहना है कि किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री जो भी बना है, आज जनता ने इलेक्ट कर लिया है, जनता ने कई तरह के लोग इलेक्ट किए हैं, जनता ने तो रेपिस्ट भी इलेक्ट कर रखे हैं, जनता ने तो किसानों को जिसने मारा सीतापुर बॉर्डर पे टेनी को इलेक्ट नहीं किया जनता ने, जिसके बेटे ने सरेआम किसानों को रोंदा अपनी थार गाड़ी के नीचे, उसको जनता ने इलेक्ट किया ना, फिर से मंत्री बनाया ना उसको बीजेपी ने। तो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जनता काम की नहीं है, जनता काम की नहीं। इसमें जनता हर वक्त गलत लोग भी चुनती है, जनता हमेशा ठीक नहीं ना। भाई टेनी के बेटे को चुन लिया, जनता हमेशा ठीक नहीं, आप कैसे कह सकते हो? मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, अच्छा मैं आपको किसी भी एक कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र विचारों की बात करता है, वो व्यक्ति आलोचना करेगा और जायज है। तो मुझे सिर्फ वोट लेने किसी इसलिए वाहवाही नहीं कर सकता मैं। इसी जनता ने सीतापुर में टेनी को चुना, जिसके बेटे ने सरेआम किसानों को जीप के नीचे रोंद के मार दिया। सर आप टेनी तो छोड़ो, पंजाब में वो भी इलेक्ट होके आए हैं एक एमपी, जो अमृतपाल सिंह। हाँ। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, मतलब उसी पे आ रहा था, आप आगे मुझसे पहले उस पर, जनता ने उसको भी चुना है। जो सरेआम अमृतपाल सिंह, जो देश की पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में सरेआम उल्टा सीधा बोलता है, व्हाटएवर जो भी कहता। तो मेरा कहना है कि ये तो फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है जो हमारी डेमोक्रेसी है। इसमें अगर कोई इलेक्ट हो गया किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं हमेशा सही हो, कई बार गलत लोग इलेक्ट हो गए, बहुत सारे, मैंने आपको उदाहरण दे दिया है। ये खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। खूबसूरती भी, कमी भी है। अच्छा एक इसी बात, आप मुझे एक बात बताइए, आपके एरिया में कोई एक आदमी है, उसके सिर्फ 5 घर हैं पूरे विधानसभा में, और बहुत अच्छा आदमी, बहुत काम कर रहा, मेहनती है, कॉमरेड है, ये है वो है, और वो सिर्फ इसलिए कई बार चुनाव लड़ पाता है, उसके कास्ट के वोटर नहीं है, उसे कोई क्रम थोड़ा देखता है, उसकी जाति देख लेते हैं, पॉपुलेशन देख लेते हैं। तो ये सिस्टम के बाद ड्रॉबैक भी है। अब 3 चीजें हैं इसमें से। आपने जैसे कास्टिज्म की बात करी और डेमोक्रेसी की बात करी। कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि जो कास्टिज्म है, उस कास्टिज्म का सबसे बड़ा एक ये रोल भी है, और कास्टिज्म की वजह से डेमोक्रेसी पे जो इफेक्ट हो रहा है वो ये है कि लोग ये मानते हैं कि कास्टिज्म है, इसीलिए डेमोक्रेसी भी सर्वाइव कर पा रही है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि उनके बंदे का नंबर आज नहीं तो कल आ जाएगा। नंबर 1 चीज तो ये। दूसरी रही बात कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, डेमोक्रेसी में लोग किसी भी तरीके के सही गलत का चुनाव करते हैं। मैं जस्टिस काटजू का इंटरव्यू कर रहा था कल, उन्होंने एक लाइन कही, आप अपना स्टेटमेंट देना उस पर, जो आपने बात कही उसी के आसपास है। उन्होंने कहा कि 90% ऑफ इंडियंस आर फूल। उनका रीजन उन्होंने बताया कि जो 90% को मैं इसलिए फूल कह रहा हूँ क्योंकि वो लोग कैंडिडेट की जात बिरादरी देख के वोट करते हैं, ना कि उसका चरित्र, ना कि उसकी क्वालिफिकेशन, ना कि उसका एजुकेशन। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस स्टेटमेंट? ये आपसे रिलेटेड है? ये तय होता है उस दौर की राजनीति कहाँ खड़ी है, ये तय उस बात से होता है, उस समय का विचार कहाँ खड़ा है। आज का विचार फुहड़ता का विचार है, आज का विचार जातिवाद का विचार है, आज का विचार क्षेत्रवाद का विचार है, और आज का विचार सिर्फ व्यापार का विचार है, अपने मैं कहूं तो क्रूर शब्दों फायदे का विचार है। मैं कुछ दिन पहले यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में था, थोड़ी एक लंबी बात, उदय भानु हमारे भाई हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम कराया, लीगल कन्वेंशन में था उनके। उसमें एक बात आई, एक व्यक्ति ने कहा, मुझसे पहले भाषण दिया गुरदीप सप्पल साहब ने, जो कि CWC हमारे सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि देश में हमारे महापुरुष जेलों में गए, संघर्ष किया, हमें भी करना पड़ेगा। मैंने एक बात कही अपने भाषण में, मैंने नेहरू जी 9 साल जेल में रहे, 9 साल 6 महीने, गांधी जी 6 साल 1 महीने जेल में रहे, भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे चढ़ जाते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं।
उनके जो नायक थे करतार सिंह सराभा, जिनकी 24 मई को जयंती जिनकी थी, करतार सिंह सराभा 19 साल की उम्र में गदर पार्टी से जो थे, मैं शायद श्योर नहीं हूं इसके ऊपर, मैं श्योर हूं, 19 साल की उम्र में गदर पार्टी से 19 साल के थे, वो फांसी पे चढ़ शहीद हो जाते देश के लिए। उसमें गांधी जी कहते हैं कि जेल भरो, सभी लोग जेलों में चले जाते हैं, पूरे देश की जेलें भर जाती हैं। और गांधी के दौर में क्रांति होती है, वो गांधी का दौर था, उसमें क्रांति होती है, उसमें किसी जाति कम बिरादरी का व्यक्ति भी कई बार आगे बढ़ जाता है अगर वो अच्छा व्यक्ति तो। उस समय फैसला सही गलत का होता है। आज का जो दौर है, ये दौर फुहड़ता का दौर है, ये दौर बागेश्वर धाम जैसे लोगों का दौर है जो कि रोज मुसलमानों को गाली देते हैं फिर भी लोग उनके भक्त बने हुए हैं। ये दौर फर्जी ढोंगी बाबाओं का दौर है। इस दौर में आप फर्क नहीं पड़ता आप कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो, कितने बुरे हो, आपको पैसा ना देने के लिए, बांटने के लिए, तो लोग आपको अच्छा मान लेते हैं। तो इस दौर में, इस फुहड़ता के दौर में, इस व्यापार के दौर में अंबानी अडानी कितना ही कुछ करें उसको कुछ नहीं बिगड़ सकता। आपने देखा होगा जिस दौर में बहुत सारे जर्नलिस्ट, पत्रकार कुछ नहीं करते, वो जेलें पड़े 5-5 साल से बेचारे, सिर्फ इसलिए सत्ता में डालना चाहती है। और इस दौर फिर इस दौर में संघर्ष करना, एक रीजन बताऊं, और मैं एक पूरी बात कहूं, इस दौर में संघर्ष करना, इस दौर में लड़ाई लड़ना बहुत ही मुश्किल बात है। और जो लोग कर रहे हैं बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। इसमें राहुल जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं इस दौर में, फुहड़ता के दौर में, वो नेहरू की लड़ाई लड़ रहे हैं इस दौर में, ये सबसे बड़ी क्रांति है। और मैं जनता पे इसलिए सवाल उठाता हूँ, जनता भी क्रिटिसिज्म के परे नहीं है। बिल्कुल, हम जनता में से तो एक हैं, हम कौन है, हम भी तो वोटर हैं। ठीक बात भाई, नेता इस समाज का आईना होते हैं, हम भी जनता से आए हुए हैं। हमको बड़े नेता भी नहीं बने अभी तक हम लोग कुछ भी, पर हम भी जनता ही तो हैं। तो सब पे सवाल निशान उठना चाहिए। और इस दौर में मुझे लगता है कि इसलिए जो आप काटो साहब ने बात कही, चेतना की जरूरत है, सामाजिक चेतना की जरूरत है, भाईचारे की बात की जरूरत है। हम हरियाणा सिर्फ चेतना पे तो हार गए कि लोगों को बीजेपी ने डरा दिया कि ये होगा, ऐसा क्या हो जाएगा। हरियाणा पिछले 20-25 सालों में क्या जाट मुख्यमंत्री नहीं रहे, क्या ऐसा कर दिया? कमी अच्छे सब में रही हैं। सवाल ये हो सकता है कि हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, सवाल ये भी हो सकता है हरियाणा में ओबीसी मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, ये सवाल हो सकता है। पर मैं कहूं मुख्यमंत्री पहले भी रहे जाट। आप जो डरा रहे हो कि इमेजिनरी लड़ाई लड़ रहे हो, आप एक बिना बात के इमेजिनरी चीज खड़े कर रहे हो कि ये ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा, क्या कर लिया। अच्छा, दूसरी बात, यही बीजेपी के लिए यमुना पार करते ही यही हमारा जाट समाज इनके लिए वोटर बन जाता है, फिर वहां हिंदू मुसलमान करते हैं, यहाँ के बाइनरी 35-1 की राजनीति करते हैं। तो जमीन पे नफरत की जो राजनीति जो आपने वृक्ष बोए इन लोगों ने, उनके फल काटते चुनाव आते ही लोग। तो मेरा मानना है मैं जनता में काम करने की जरूरत है। और मैं काटू साहब वो जज हैं, उतनी स्ट्राइकिंग रिमार्क मेरा नहीं हो सकता क्योंकि आई एम नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ द सिस्टम ऑफ द टाइम, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर, मैं लोगों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं, वो बात नहीं कह सकते ना, हम कहना चाहिए हम लोगों को बात, लेकिन जनता में व्यापक चेतना की जरूरत है। ठीक है, इसकी 2 चीजें हैं। आपने कहा कि रिलीजियस एट्रोसिटीज बड़ी हैं, दूसरा जनता में व्यापक चेतना की दौर है क्योंकि ये बागेश्वर धाम और वो जो भी बाबा हैं उन सब का हुआ है, उसके पीछे लाखों लोग चले जाते हैं बॉस, लाखों लोग। आई नो हाँ, उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। आपको फोन करना है? नहीं, हाँ, उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी हैं जो उनको बढ़ावा देते हैं। और उसी दौर में राहुल गांधी जी एक नेहरूवियन टाइप्स में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उसी राहुल गांधी में 2 दाने होते हैं तो आज ये दौर होता? उनमें दाने तो कई हैं, उनमें तो कई दाने हैं। नंबर 1, नंबर 2, 3 चीज हैं। दूसरी चीज आपने ये कहा कि जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए। जब नहीं, कोई भी हो, मेरे मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए? मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जाट भी हो, चमार भी हो, गुर्जर यादव, पर जाति आधारित को रुकना चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो थी, जो उसका पूरा करक्स जो है कि जाट मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए। जाट मुख्यमंत्री की जो बात करते कि नहीं होगा, वो क्यों नहीं होना चाहिए? कोई भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। हाँ, ठीक है, जाति के आधार पे कोई एक्सक्लूड ना भाई, कल को कोई भाई सामने बैठे उसको कोई ना करे कैमरामैन को कि भाई तू इस जाति का इसलिए भाई तू चमार है इसलिए मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे साथ सालों साल, सर मेरी बात सुनिए, इसलिए कह रहा हूँ, मैं खुद चमार कास्ट से आता हूँ, मेरी जाति चमार है, दलित समाज से आता हूँ। हमने भी सालों साल बात सही ना भाई, ये चमार इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कह रहे जो जातिवाद हमारे साथ हुआ वो किसी और बिरादरी के साथ क्यों? कि हम बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा कि हमारे साथ कुछ हुआ हो, हम चाहते दूसरे के साथ भी ना हो, किसी के साथ भी ना हो। छुआछूत चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था
कि जब आप ये मुख्यमंत्री की, जाट मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो आप बड़ी ही सटीक और सदी हुई जो इसके पीछे की सोच है, जो जाट वोटर है हरियाणा में, उसको साधते हैं, क्योंकि इसके उसको बैलेंस करते हैं कि भाई चलो ठीक है, उसके थ्रू आप बाबा साहब के नाम का भी एक्सक्यूज देते हैं, फिर आप अपना भी एक्सक्यूज देते हैं कि देखो हमारे साथ भी हुआ है, तो हम ये चाहते हैं ये किसी दूसरे के साथ ना हो। और इसी तरीके से आप एक बड़ी पॉलिटिकल सोची समझी एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट देते हैं। तीसरी चीज आप जब कहते हैं कि भाई नई चेतना, नए लोग पॉलिटिक्स में आने चाहिए, जिसमें यूनियन से आए या स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए, जो वो बंद है, तो यूनियन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से तो बंद है, पर जो नए लोग हरियाणा में जो आ रहे हैं, नई पॉलिटिक्स जो पौधे हैं, वो तो उन्हीं नेताओं की पीढ़ी दर पीढ़ी आगे वाले लोग आ रहे हैं जो उनके वंशज हैं या उनके बेटे हैं। अब जो और नए लोग आते हैं वो होते हैं आपके जैसे नए लोग, जिनके ऊपर होता है हाईकमान का आशीर्वाद, जो ऊपर से पैराशूट के तरीके से आते हैं और उनको बिठा देते हैं कि भाई ये नया बंदा है, इसको टिकट देनी है, ये छोरा हमारे साथ लग रहा है, इसने कितने दिन लड़ो, ये टिकट दे के चुनाव लड़ना है। असली आदमी तो नहीं आ पा रहा। इसमें दो चीजें हैं। इसमें देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि हरियाणा में एक बड़ा सालों साल बड़ा ही गलत एक चीज हुई है युवाओं के साथ, नए लोगों के साथ राजनीति में, कि छात्र राजनीति और छात्र स्टूडेंट इलेक्शन बैन करती है। उसमें कई बार लोग कारण बताते हैं कि भाई हिंसा होती है चुनाव में, तो हिंसा तो आम इलेक्शन में भी हो रही है, इनको भी बैन कर दो। भाई एमएलए के इलेक्शन में हिंसा नहीं होती क्या? इसमें मारकुटाई होती है। हाँ, मतलब आप कोई भी लॉ इसलिए इंप्लीमेंट नहीं कर सकते कि भाई ये इसका मिसयूज होगा। आप उसको रोको। बात खत्म। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव भी होते हैं, वहां कहाँ हिंसा हो रही है? तो हो रही है, पर उतनी भी नहीं हो रही। वो दौर एक अलग दौर था। और मैं कहता हूं कि आम घरों के बेटा बेटी को राजनीति में मौका मिलेगा, जो वैचारिक राजनीति करते हैं, तो वो मिलेगा स्टूडेंट पॉलिटिक्स से। मुझे मौका मिला, अब मैं जीएनयू पढ़ा, जीएनयू में स्टूडेंट पॉलिटिक्स मैंने की, फिर करते करते हम लोग दिल्ली में पॉलिटिक्स की, हरियाणा गए, जींद में कई आंदोलन किया हमने दलित समाज के, फिर हम करते करते चले गए, पार्टी ने मौका दिया यूपी में इंचार्ज बनने का। हरियाणा का वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहा मैं डिपार्टमेंट का अशोक तौर के टाइम पे। सबसे बेकार स्टेट है कांग्रेस के लिए यूपी। वो ठीक है, नहीं बेकार कोई नहीं होता, बेकार कोई नहीं होता, आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं, आंकड़े में आ जाऊंगा आपके 2 मिनट बात हूं। तो अशोक तौर के टाइम में वर्किंग प्रेसिडेंट भी था मैं। तो अब क्या होता है कि जो छात्र राजनीति होती है उसमें नया मौका मिलता है, उसमें नई डेयरिंग मिलती है किसी भी स्टूडेंट लीडर को। आप किसी स्टेट एग्जाम्पल ले लो, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ क्लासिकल राजस्थान का। आपको नाम लेता हूँ नेताओं के, जो मुझे याद है। हो सकता हूँ नेता किसी और पार्टी में, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नेताओं की बात कर रहा हूँ आपसे। हनुमान बेनीवाल, राजकुमार राउत राजस्थान में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, धीरज गुजर एक्स मिनिस्टर, मुकेश भाकर एमएलए है। मैं इससे पहले वाले जनरेशन के नाम ले देता हूँ, राजेंद्र राठौर, इसमें आता हूँ, राजेंद्र राठौर, मनीष यादव मेरा दोस्त एमएलए शाहपुरा का, ठीक है, रामनिवास गावड़िया, विनोद जाखड़, राजस्थान में अभिमन्यु पूनिया, सांगरिया वाले। राजस्थान को 20 नाम तो मैं जानता हूँ जिन लोगों ने छात्र राजनीति राजस्थान यूनिवर्सिटी शुरू की थी, जो विधानसभा में चुनाव लड़े या अभिषेक चौधरी से हार गए, पर वो स्टेब्लिश हो गए चुनाव लड़के, मतलब पॉलिटिक्स में, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है। हाँ, मतलब जयपुर वहां से जिस तरह एक तो आप कहोगे भाई किसी नेता का बेटा पढ़ लिया एमडीयू में या केयू में और वो राजनीति में स्थापित हो गया, तो वो प्रोडक्ट यूनिवर्सिटी का नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट परिवार का हुआ। प्रोडक्ट यूनिवर्सिटी का वो होगा जो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से निकल के गया है। तो राजस्थान में 20-25 एग्जाम्पल जो आम घरों के बच्चे आके स्टेब्लिश हो गए राजनीति में, और कईयों को पार्टी ने टिकट भी नहीं, फिर भी स्टेब्लिश हो गए, फिर भी चुनाव लड़ लिए। बहुत सारे ऐसे भी थे उसमें से, राजकुमार राउत उसमें से था एक, खुद की पार्टी बना ली उसने, बीटीपी 3 एमएलए भी लिया आपने। हनुमान बेनीवाल उनमें से एक है। और कुछ हमारे कांग्रेस पार्टी में धीरज भाई थे, धीरज गुजर जो मंत्री बने, हमारे भाकर एमएलए बना, हमारे यहाँ पे मनीष यादव हमारा भाई शाहपुरा का एमएलए, हाईएस्ट वोटो जीत के इस बार शाहपुरा 70,000 से। अभिमन्यु पूनिया जीत के आए यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट। तो बहुत सारे लोग जीत के आए। हरियाणा में ये मौका नहीं मिला एक बड़ी पीढ़ी को, पिछले 25-26 साल से मौका नहीं मिला, क्योंकि अब छात्र राजनीति करते हो तो आपके अंदर एक पॉलिटिकल कंटेंट आता है। आपके विचार में भगत सिंह भी आएगा, आपके विचार में नेहरू भी आएंगे, गांधी भी आएंगे, आपके विचार में राज सत्ता को चुनौती देने की ताकत भी आएगी, आपके इनके अंदर इनकलाब भी आएगा। तो आप अपने क्षेत्र में जाके नहीं लड़ाई लड़ोगे। प्रदीप नरवाल को दिल्ली का रास्ता इसलिए मिला, प्रदीप नरवाल भी जेएनयू पढ़ता था, हरियाणा में छात्र राजनीति थी ही नहीं, क्योंकि वहां बैन है, वहां करते प्रॉक्टर इंक्वायरी होती है। आपसे मैं पूछता हूं, मुझे एक नाम बताइए पिछले 20 साल में जो कि हरियाणा के किसी भी यूनिवर्सिटी में, एमडीयू, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी
GJU एक आदमी जो पॉलिटिक्स में आके सर्वाइव किया हो, किसी बड़े लीडर ने टिकट दे दिया अलग बात है, अक्रॉस पार्टी बात कर रहा हूं मैं। आम घरों के बेटा बेटी को राजनीति में स्टैब्लिश करने के लिए, राजनीति में आने के लिए मुझे लगता है सबसे जरूरी चीज है छात्र राजनीति। हरियाणा में जब तक स्टूडेंट इलेक्शन शुरू नहीं होंगे, जो बात करते हैं कि बस स्ट्रक्चरल लीडरशिप चेंज की, तब तक स्ट्रक्चरल लीडरशिप चेंज नहीं होगी। ये जरूर है कि समाज में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छात्र राजनीति में भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू जी के विचारों को लेते हुए आए हैं, और वो विचार आपको रीड देते हैं, वो विचार आपको संघर्ष करने की क्षमता देते हैं। क्योंकि आपको संघर्ष, भगत सिंह कहते थे कि कई लोग जब फांसी पे चढ़ते हैं तो उन्हें भगवान की जरूरत पड़ती है, या संघर्ष करते भगवान की जरूरत पड़ती है। तो तूफान आता कई बार भगवान की जरूरत पड़ती है। भगत सिंह ने जब मैं नास्तिक क्यों पत्र लिखा था, Why am I an atheist, तो कई बात नहीं कि जब तूफान आता है, पैर डगमाते, तो भगवान की जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े क्रांतिकारी उस तरफ चले जाते हैं, और कई बार विचारों से इंसान हिम्मत ले लेता है, कई बार विचारों की जरूरत पड़ती है। तो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स करने वालों की एक बात में उनको विचारों की साथ लेके चलते हो, तो विचार एक बहुत बड़ी ताकत होते हैं, आपके बुरे समय में काम आते हैं। जैसा आज हम लोग बुरे समय हमारे विचार जरूर काम आएंगे, तो विचारों की राजनीति करते हैं। और मेरा मानना है कि हरियाणा में इनकलाब की जरूरत है, हरियाणा में इनकलाब होगा, और एक नई अवेकनिंग भी होगी। आप देखिएगा, मुझे लगता है कि एक नया आंदोलन भी होना चाहिए इसके लिए, कि स्टूडेंट इलेक्शन शुरू हो और हरियाणा में विचारक लोग हैं। मैं एक दिन किताब पढ़ रहा था, मैं हरियाणा को बड़ा अलग स्टेट देखता हूँ। ऐसा नहीं बीजेपी जो नफरत की राजनीति करती हमेशा रहेगी, नफरत की राजनीति अंग्रेज भी करते थे। इसी संयुक्त हरियाणा पंजाब में जब अंग्रेज हिंदू मुसलमान की लड़ाई करते थे, सबसे बड़ी हिंदू मुसलमान की लड़ाई कहाँ थी? संयुक्त पंजाब प्रांत में थी, आजादी से पहले। 1920 समझ गया आपकी बात। 1920 के दशक के बाद थी, क्योंकि यहाँ मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, और हरियाणा तक पंजाब काउंट होता था। उस दशक में एक बड़ी लड़ाई थी हिंदू मुसलमान की, क्योंकि नफरत फैलाने वाले लोग भी थे, अंग्रेज भी नफरत फैलाते थे, हर तरह की चीज होती थी। उस समय सर छोटू राम फजल हसन एक नई लड़ाई लड़ते हैं। वो लाहौर से लेके रोहतक तक मुसलमान किसान और हिंदू किसान को एक करते हैं। उस दौर में वो भी तो नफरत का दौर था, तब भी तो राजसत्ता नफरत फैलाते थे, अंग्रेज तो राजसत्ता में थे, वो भी तो नफरत फैलाते थे, एक दूसरे घृणा करवाते थे। पर छोटू राम जी ने हिंदू किसान और मुसलमान किसान को एक करके कई बार सत्ता में आए हैं। हालांकि वो अलग बहस का विषय कि हम लोग हमारी पार्टी के खिलाफ भी आए हैं, लेकिन एकता तो उन्होंने बनाई। तो मेरा मानना है आने वाले समय में एकता फिर से बनेगी, और इसलिए मैं कहता हूँ कि हम लोगों के विचारों में छोटू राम जी भी हैं, सर छोटू राम, इसलिए मैं कहता हूँ एकता बढ़वाएंगे। क्योंकि मैं जब जाट की बात करता हूँ प्लीज करने के लिए नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने बाबा साहब के विचार के प्रति वफादार हूँ, इसलिए करता हूँ। मैं सर छोटू राम के विचारों को मानता हूँ, उनकी विचारिक क्रांति से हम लोग सोच समझ के आए हैं, यहाँ तक पढ़ लिख के आए हैं। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ, हरियाणा में आप एक भी मुझे चमार दिखा दीजिए या दलित समाज का व्यक्ति दिखाइए जो आपको कहे कि मैं छोटू राम जी से नफरत करता हूँ। सब छोटू राम जी को पसंद करते हैं। और आज जब किसान आंदोलन हुआ, सबसे बड़े फोटो कहीं लगे थे, बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो लगे थे सबसे आगे, और कह रहे थे देश के संविधान हमें बचाना है। अब एक और अवेकनिंग हुई देश में, एक अवेकनिंग और हुई, मैं बताना चाहता हूँ। 2014 से पहले इस देश का संविधान इस देश के दलित किसान की रक्षा करता था, उसके अधिकारों की रक्षा करता था। पिछले 10 साल से इस देश का दलित पिछड़ा किसान इस देश के संविधान की रक्षा कर रहा है, सड़कों पे आके राहुल जी के नेतृत्व में। राहुल जी उसकी उस लड़ाई के बीच में खड़े हैं, उस देश का संविधान लेके। और जो हरियाणा चुनाव में बिटवीन द लाइंस बता रहा हूँ, हरियाणा चुनाव तो अपनी वजह से हारे हैं। जब राहुल जी की बात आई थी ना, तो इस देश ने मोदी को असलियत दिखा दी थी। 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राहुल जी की बात आई थी या दलित अस्मिता की बात आई थी? उसी पे आ रहा हूं मैं। 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था 400 पार करा दूंगा, कहा था ना। तो राहुल गांधी जी इस देश का संविधान और लाल किताब ले खड़े हुए कि इस देश के संविधान पे खतरा है, ताकि इनके वोट मिल जाए। वोट नहीं मिल जाए, वादे महसूस करता है दिल से, इस बात को महसूस करता है। राहुल जी अगर वोट की राजनीति कर रही होती तो 914 प्रधानमंत्री बन जाए, उसमें बाद में आएंगे यार, ये तो हो जाए, वो हो जाए, मैं फिनिश माय लाइन। उस संविधान ले खड़े हुए, इस देश का दलित, इस देश का किसान, इस देश का पिछड़ा एक हुआ। मुझे खुद कई लोग वो फोन आया, एक आदमी का फोन आया, बोले यार आप लोगों ने से क्या कर दिया है दलितों पे और किसानों पे, तो कह रहे हैं वोट कांग्रेस को देंगे लोकसभा में। सब एकजुट हो गए।
सबको लगा देश का संविधान खतरे में है। पूरे हरियाणा ने उत्तर प्रदेश की बात कर लेते, 43 सीटें इंडिया गठबंधन की, जहां पे 2 साल पहले पूरी तरह इंडिया गठबंधन हारा था, मतलब सपा भी हारी, कांग्रेस भी हारी, सब एक हो गए, बोले देश का संविधान बचाना है। राहुल के नेतृत्व में हम लोग खड़े हो गए एक साथ आके, और मोदी 240 पे खड़ा हो गया। शायद और माहौल होता तो मोदी 200 पे भी आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हाई पैसे क्रिएट कर ली 400 की। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि इस देश में फिर से बदलाव होगा, हरियाणा में बदलाव होगा। आज बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ गई, नो डाउट, तीसरी बार मुख्यमंत्री, तीसरी बार बाहर हो गया अपनी कमियों की वजह से। उसमें सेंट्रल लीडरशिप का कोई योगदान नहीं है, उनके नाम पर तो वोट मिले हमें लोकसभा में। विधानसभा में सवाल तो प्रदीप नरवाल से होना चाहिए, सवाल हम लोगों से होना चाहिए कि हम लोग क्यों आ रहे हैं। तो हरियाणा कांग्रेस किसी स्टेट कांग्रेस जो है वो ऊपर वाले कांग्रेस से अलग है क्या? नहीं, अलग नहीं है। तो फिर करो स्टेट का नैरेटिव अलग। बात बताओ मेरे किसी भी चुनाव का पॉलिटिशियन इतनी चालाकी से ऐसे डिफेंड कर देते हो ना चुनाव का। राहुल गांधी हर चुनाव का नैरेटिव दलित के वोट लेके संविधान को दिखा के मोदी के सामने खड़े हो के अपनी सीट ले ली, पर राहुल गांधी के नेतृत्व में जब हरियाणा हार रहा है तो उसकी कोई कमी नहीं है। अरे भले आदमियों, वो तुम्हारा लीडर है, उस बंदे के लीडरशिप में आप स्टेट हार गए पूरा का पूरा, और वो स्टेट हार गए जहां पे लोग आपके लिए जिंदाबाद पूरा कर रहे थे कि ये लो जितने वोट हो ले इसको, और वहां पे आपने ऐसे खेल खेले कि वो बंदा भी हैरान था, वो भी बोल रहा था चुनाव के बाद में कि यार ऐसा कैसा हो सकता है कि हम हरियाणा हार जाएं। देखिए हरियाणा तो में जिस लीडर की अपनी पार्टी के ऊपर पकड़ था, अब कैसे ऐसा नहीं पकड़ है। कैसे मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो नेशनल इलेक्शन होते हैं, नेशनल इलेक्शन सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर होते हैं, स्टेट नहीं होते। स्टेट में मैं स्टेट में भी आ रहा हूँ, स्टेट में बहुत सारे फैक्टर होते हैं। स्टेट में स्टेट लीडरशिप का फैक्टर होता है। आपने शुरुआत जहाँ से इंटरव्यू की कि अगर हम स्ट्रेटेजाइज और अच्छा करते तो उसका रिजल्ट कुछ और होता। आपके पास है स्ट्रेटेजाइज करने के लिए लीडर हरियाणा में? लीडरशिप तुम्हारे पास है, ऐसा नहीं, लीडरशिप खूब हमारे पास। स्ट्रेटेजाइज करना आता है किसी हरियाणा कांग्रेस के लीडर को कि कैसे सोशल इंजीनियरिंग करनी? वो तो आपको हर लीडर से अभी आपको इंडिविजुअली जाके पूछना चाहिए। ये बेसिक स्ट्रेटेजाइज करना आता हो कि हमारी जगह कैसे बनानी है, खुद की पर्सनल, रादर इंक्लूसिविटी और स्टेट कांग्रेस को आगे लेके चलने में किसी एक लीडर का नाम बताइए आप मेरे को, जिसको सोशल इंजीनियरिंग हरियाणा की समझ है और जो कर सकता है। एक नाम बता दीजिए। आप भविष्य की बात कर रहे हैं? अभी प्रेजेंट, भविष्य तो छोड़ो आगे है, आप वर्तमान की बात कर। आप पास्ट के भी बता दीजिए कि ये था कि जिसने सोशल हमारी पार्टी की लीडरशिप पिछले 2 साल में उदय भान जी हमारे अध्यक्ष थे। सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। ए प्रेसिडेंट शुड लुक लाइक ए प्रेसिडेंट। Does he has the capability and gravitas to be the president of Haryana Congress? He is member of Legislative Assembly for 4 time. अब हार गए ना चुनाव, कोई बात, हार जीत तो चुनाव में लगी रहती है। दूसरी बात कांग्रेस ने उनको स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, हुड्डा साहब CLP लीडर थे, लोकसभा में 5 सीटें हमारी आई, विधानसभा हार गई। मैं तो बड़ी स्पष्टता से एक बात कहता हूँ कि हरियाणा की अगर हार की आकलन करे तो कोई ना कोई जिम्मेदार, हम लोग जिम्मेदार हैं ही। अपनी सीट का मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, किसी की वो अपनी ले लें, सब अपनी जिम्मेदारी लें। हाँ, स्टेट लीडरशिप की अपनी जिम्मेदारी है। मैं तो खुद कह रहा हूँ अगर यही चुनाव हम और तरीके से लड़े होते तो जी, इसमें दोनों फैक्टर हैं। आप क्या चेंज चाहते हैं हरियाणा कांग्रेस में लीडरशिप लेवल पे? जैसे आपने चेंज की बात करी, मैं हरियाणा में लीडरशिप लेवल अपनी जगह, मैं तो सामाजिक चेंज चाहता हूँ हरियाणा में। वो नहीं होना। हरियाणा में आम घरों के बेटा बेटी को जगह मिले, मैं तो ये बात चाहता हूँ। कैसे होगा? मौका मिलेगा कैसे? आप प्लीज गाइड करें। आपने बीच में एक बात कही थी कि हम लोग जिस भी जगह पे हम लोग हैं, भी राजा बने, रंक बने, हार गए, मिट गए, इस तरह कई लोगों को जगह मिलेगी। ऐसी बात नहीं है, राजनीति में बदलाव आता है, और ऐसा नहीं जगह नहीं बनी। पिछली लीडरशिप में भी मानो दीपेंद्र जी की बात करूँ मैं, तो दीपेंद्र जी ने सचिन कुंडू को खड़ा किया, दिव्यांशु को खड़ा किया, वर्धन को किया, कई लोगों ने अपने आप को मजबूत करने के लिए। कांग्रेस को नहीं यार, खड़ा किया उन्होंने। अब उसमें भविष्य में मुझे लगता है बहुत सारी लीडरशिप खड़ी की जाएगी। पर मैं एक बात मानता हूँ, जब यूनिवर्सिटी से लीडरशिप आएगी, तो यूनिवर्सिटी से जब लीडरशिप आएगी तो वो लीडरशिप नई लीडरशिप के विचारों में, विचारधारा में भगत सिंह, गांधी, नेहरू, सर छोटूराम होंगे। एक नया हरियाणा बनाया जाएगा। और से इससे अलग आज के दौर में जब कह रहे हैं मैं भेड़ चाल होगी, मेरी जाति मेरी जाति मेरी जाति मेरी जाति, उस दौर में ऐसी लीडरशिप मेरा मानना आनी चाहिए हरियाणा में, जो कि सिर्फ अपनी जाति की बात ना करे। हमारा देश एक कंपोजिट नेशन है,
जिसमें सबने अपनी कट्टरता छोड़ के कॉमन विन एजेंडा पे देश को बनाया है। एक ऐसी लीडरशिप आएगी जो कट्टरता छोड़ के बीच में बैठ के गई, चलो भाई हरियाणा चलाते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। ये बड़ा रोमांटिक आइडिया है, बड़ा खूबसूरत अपनी कट्टरता छोड़ के एक नया हरियाणा अपने को बनाना पड़ेगा। और वो तब होगा जब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स शुरू होगी। हरियाणा की यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स शुरू करनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है? विद्यालय जिसके अंदर अपना विश्व हो। हमारे एक बात सांगवान से मेरी बात फिर रुक जाएगी, मैं बात कहना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी वो स्पेस थी जिन्होंने देश को बदला था। आजादी से पहले एशियाटिक सोसाइटी बनी। आजादी से पहले 1928 से लेकर 30 के बीच में बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए। बंगाल यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुए। भगत सिंह लाहौर पढ़े, बहुत सारे हमारे नेहरू जी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, अंबेडकर साहब ने बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ गए, गांधी जी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े। बड़ी मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी शिक्षा, वेस्ट बोलो ना यार, सीधा वेस्टर्न एजुकेशन की बात कर लो आप। उन्हीं यूनिवर्सिटी से एक नए बदलाव की राजनीति शुरू हुई समाज में। यूनिवर्सिटी से जो बदलाव शुरू हुआ समाज में गया। आज दुर्भाग्य की बात यह है हरियाणा में कि हरियाणा के विश्वविद्यालयों को समाज ने बदल दिया। सपना यह देखा था कि विश्वविद्यालय समाज को बदलेंगे, बच्चे वहां से पढ़ लिख के, उल्टा हो गया। विश्वविद्यालय समाज ने बदल दिया, अपने जैसा वैसे बना लिया। तो हमें एक नए बदलाव की राजनीति वहां से करनी पड़ेगी। देखो स्टेट लीडरशिप ने छोटे छोटे नए लोगों को क्रिएट किया, फिर आपकी बात उसी पे आप कॉन्ट्राडिक्ट कर गए कि यूनिवर्सिटी से कुछ अच्छा नहीं निकल रहा। अरे यूनिवर्सिटी से तो निकल रहा है, फिर वो आप उन्हीं के लोगों के पास चले जाता है। अब मैं आपसे एक सीधा सिंपल सवाल, सर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ। नहीं मैं नहीं रुक रहा, प्लीज आप प्लीज मेरे को एक बात भाई बताइए। कोई मेरे को कह रहा था हरियाणा में, बोला स्टेट लीडरशिप तो है ना, राहुल गांधी को खार खा रहे हो ना तो बात न्यारी है, नहीं तो गोज में होंगे आज भी कांग्रेस। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब नाम लेके मैं आपसे पूछ रहा हूँ और मैं रेफरेंस के थ्रू आपसे पूछ रहा हूँ, ब्रजेंद्र सिंह का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि 14, 19 और 24 का चुनाव हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ चुके हैं, तो अब एक जनरेशनल शिफ्ट तो कांग्रेस में आना चाहिए। क्या आप सब्सक्राइब करते हो इस आइडिया को? जनरेशनल शिफ्ट बिल्कुल आना चाहिए। और जनरेशनल शिफ्ट की जो शुरुआत कर चुके हैं वो राहुल जी ने की है। जनरेशनल शिफ्ट ये नहीं है कि इस पुराने परिवार से इस पुराने परिवार में कांग्रेस को ले आओ। आई एम टेलिंग इन वेरी हार्श वर्ड्स, नो वन से दैट इन दैट वे इन हरियाणा। या इस परिवार से इस परिवार पे ले आओ। सबके अपने इंटरेस्ट भी होते हैं, सबका अपना विचार भी होता है। जनरेशन शिफ्ट ये होगा। हरियाणा अक्रॉस पार्टी में बात करता हूँ, आप छोड़ दो कांग्रेस पार्टी एक मिनट के लिए, हमारी पार्टी को विद इन बीजेपी बात कर लेते हैं। हरियाणा बीजेपी हर लीडर की बात कर लेते हैं। हरियाणा पिछले 50 साल में कुछ परिवारों का चला हुआ स्टेट है, जिसमें लीडरशिप कुछ परिवारों के हाथ में रही है और उन्हीं की इर्द गिर्द पूरी राजनीति रही है। जनरेशनल शिफ्ट वो होगा जब हरियाणा में नई राजनीति आएगी, नए लोग आएंगे, फ्रेश आइडियाज आएंगे और फ्रेश लोग आएंगे, नए विचार आएंगे। और आम घरों के बेटा बेटे जिनके पास खुद के पास ताकत होगी वो राजनीति करेंगे। उसमें भी 2 चीजें हैं, जिनमें खुद के पास ताकत होगी वो राजनीति करेंगे, तब जनरेशनल शिफ्ट आएगा। चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा, कैसे लड़ा, वो अलग सवाल है। उसमें चुनाव जीते भी गए, हारे भी गए, बिल्कुल सही बात है। अगर आकलन करेंगे तो व्यक्ति को उसको लोकसभा में करेंगे, विधानसभा में करेंगे, वो अलग बात है। पर मेरा मानना है जनरेशनल शिफ्ट तो जनरेशन शिफ्ट है, उसको आप फैमिली शिफ्ट मत बोलिए। हरियाणा में व्यापक हर पार्टी में, किस पार्टी में नहीं है, हर पार्टी में है बड़े बड़े परिवार। तो मैं कह रहा हूं नए परिवार कब आएंगे? वो किसान का बेटा जो गांव में बैठा जो खेती कर रहा है, और जो दलित का बेटा जो गांव में मजदूरी कर रहा है, या जो गांव से निकला हुआ है, जिन सब जो बचपन से ना कोई मजदूरी करके पढ़ रहा है, कोई किसानी करके पढ़ रहा है, जब यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो वहां के बेस पे जो राजनीति करेगा उस जनरेशन शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि कल को भाई हमारे आदित्य सांगवान जी हरियाणा के बड़े लीडर बन गए। मैं नहीं बनना चाहता। मैं एक बात, एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं भाई आप क्यों नहीं बन सकते? पत्रकार नहीं बनना, कोई बात मत बढ़ाओ, पत्रकार भी पॉलिटिक्स में आते हैं। आप कल को हरियाणा के बड़े लीडर बन गए, आपने कोई आदमी है उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसको आप साथ ले आए, राजनीति को उस यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकल के आपके पास है, वो अलग सवाल है। तो हरियाणा में उस पे बात होनी चाहिए, तब नया हरियाणा बनेगा। नए हरियाणा में मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, ये देश बड़ी विषमताओं से बना हुआ देश है। ये देश छात्रों का बना हुआ देश है। ये देश, इस देश को बनाया किसने? बनाया इस देश को। मैं लीगल सेल के प्रोग्राम में था, तो हमारे उसमें
एक स्पीकर बोले मुझसे पहले, बोले कि वकीलों को राजनीति में आना चाहिए, वकील राजनीति में आओ, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आओ। तो मैं बैठे बैठे मेरे दिमाग में अपने भाषण में बात कही, आप मुझसे पहले आपने कहा वकीलों को राजनीति में आना चाहिए सप्पल साहब, और हमारे उदय भानु ने भी बात की थी। मैं बोला एक मुझे दिमाग में आई बैठे बैठे, इस देश का निर्माता कौन है? महात्मा गांधी जो वकील थे। इस देश का पहला प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत बड़े वकील थे, सिर्फ कागजों वकील नहीं थे, वैसे वकील थे, कोर्ट के वकील भी थे। देश का पहला राष्ट्रपति कितने दिन वकालत की? उसी में मार रहा हूँ मैं, पूरी बात कर लेता हूँ। अच्छा। देश के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो वकील थे। देश के संविधान निर्माता पहले लॉ मिनिस्टर, वो भी वकील थे। जब कांग्रेस का निर्माण होता है तो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए कुछ वकील, कुछ इंटेलेक्चुअल्स, कुछ एक्टिविस्ट, सबने मिलकर कांग्रेस बनाई और उसने देश की लड़ाई लड़ी। जो उस एक ग्रुप का आइडिया था, धीरे 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 देश में गया, देश में अवेकनिंग आई, पूरा देश एक हो गया। जो एक रूम का जो आइडिया था, एक हॉल का जो आइडिया था, टाउन हॉल से शुरू हुआ ना आइडिया, तो वो देश के गांव में फैल गया उस दौर में। और वो लोग अपने अपने प्रोफेशन के मजबूत लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वेस्टर्न आइडिया से प्रभावित लोग थे। आपने बिल्कुल ठीक बात की से पहले, आपने कहा बिल्कुल वेस्टर्न आइडिया से प्रभावित लोग थे। लिबर्टी का थॉट था, सोशल जस्टिस का यहाँ वालों को तो पता ही नहीं था डेमोक्रेसी नाम की चीज क्या होती है। हाँ बिल्कुल, कुछ आयरिश रिवॉल्यूशन से प्रभावित थे, कुछ रशियन रिवॉल्यूशन से प्रभावित थे, सब लोग आए, उन्होंने किया और एक नए देश का निर्माण किया उन्होंने। हरियाणा के अंदर भी मैं बात कहता हूँ कि हमारे हरियाणा के अंदर जो खाटी पॉलिटिक्स है ना, कि उस समय कोई कहता था, उस राजनीति में जब आजादी की बात चल रहे थे कि भाई गांव में हाजिरी मारनी पड़ेगी तब वोट देंगे, उसमें कौन कितना तप कर रहा है, कौन कितना संघर्ष कर रहा है, कौन किस राजनीति में खड़ा, उस पर निर्धारित होता था। माइट इज राइट, लटका बड़ा था तब। विचारों का बल था, विचार बड़ी चीज थी उस समय, और लड़ाई कौन लड़ रहा है इस पर बड़ा बल था। भाई अपने फर्नांडिस साहब, कल मैं बता भी रहा था कि तो वो अपने थे शायद कर्नाटका के, ट्रेड यूनियन में काम करते थे, मुंबई में चुनाव जीतते थे बिहार से। आइडिया था ना, जितने आप चौधरी चांदराम थे हरियाणा के, जनता पार्टी चुनाव जीत के हमारे यहाँ से सीतापुर से, बेसिक इवन चौधरी देवीलाल जी राजस्थान चुनाव जीत के आए। इन लोगों की राजनीति व्यापक थी, आइडिया की राजनीति थी, किसानों की राजनीति थी, किसी की दलित की राजनीति थी, आइडिया के बेस्ड राजनीति थी। सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको दिख रहा हूं इसलिए मेरे को वोट दो, इसलिए कि मैं इस वर्ग के लिए काम कर रहा हूं इसलिए वोट दो, आपको लगता है मैं इसके लिए कुछ करूंगा तो मुझे वोट दो। तो उसी तरह के लोगों ने हिंदुस्तान बनाया था। अब राजनीति बहुत माइक्रो आ गई है कि भाई मैं आपके घर में आऊंगा, मैं आपकी हाजिरी में आऊंगा, मैं आपके यहाँ आऊंगा, मुझे वोट दो, मैं आपको उसको। आइडिया थोड़ा पीछे जाता जा रहा है, पर मुझे लगता है अब आइडिया की राजनीति में धीरे धीरे आगे आएगी, और जो विचारों की राजनीति आगे आएगी, और जो व्यापक काम है उस पर बहुत सारी चीजें तय होंगी। और हरियाणा तो ऐसा, हरियाणा मुझे एक बात अच्छी लगी, हरियाणा में पिछली बार दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, किसान आंदोलन में खड़े नहीं हुए ना, 6,000 वोट आए होंगे इस बार। मारे के कसूर था, हमने क्यों लपेट दिए? कौन? वो दुष्यंत, वो तो नहीं, मारे के कसूर था, तुमने वोट बीजेपी देने थे, मारा के किसान आंदोलन के साथ नहीं खड़ा, वो नहीं खड़े। किसान आंदोलन बीजेपी वाले खड़े थे, तो बीजेपी को कहाँ वोट दे? बीजेपी अरे सरकार बना दी यार, किसानों ने वोट नहीं दिया बीजेपी को। अच्छा, ये बात मैं नहीं मानता। तो फिर कौन देगा? कुछ इंडिपेंडेंट बेला फुसला वोट जरूर ले लिए। हाँ, बेला फुसला। पर आप जो फर्नांडिस साहब की बात कर रहे हो, उसका एक बड़ा और भी एंगल है। कई बार क्या होता है, राजनीति जो होती है वो वहां पे सबसे ज्यादा राजनीति होती है जहां पे सबसे पिछड़ी सोसाइटी हो। तो बिहार की जो सोसाइटी थी वहां पे सबसे पिछड़ी सोसाइटी थी, इसलिए भी वहां राजनीति होती। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हरियाणा के भी कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे लीडर आके चुनाव लड़ते हैं। जो मिडल वाला हरियाणा है, बांगड़, मैं अब उस तरीके से मैं पिछड़ा नहीं बता रहा हूँ उनको, क्योंकि वो बहुत महान लोग हैं, 22वीं सेंचुरी की उनकी सोच है, पर ये सारा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको अब एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जैसे हम अंबेडकर की बात करते हैं, अंबेडकर के ऊपर मैं आपको बात करता हूँ। अंबेडकर जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 महीने से पहले बुद्धिज़्म को ज्वाइन कर लिया था। और जब बुद्धिज़्म उन्होंने ज्वाइन किया तो जो बुद्धिज़्म के जो 2 स्कूल हैं, वज्रयान और महायान, उनको छोड़ के उन्होंने एक हिनायन भी है। हाँ, हिनायन भी है। एक नए तरीके का बुद्धिज़्म उन्होंने डेवलप किया जिसको उन्होंने नवयान का नाम दिया।
और जिसमें ये था कि भाई सोशल जस्टिस की बात हो सके और जो सोसाइटी जो है, जो दलित बुद्धिज्म मूवमेंट जो है वो हो सके। और इसी के साथ उनमें उन्होंने मार्क्स के थॉट्स भी डाले और भी काफ़ी लोगों के थॉट्स डाले। तो वो एक नियो बुद्धिज्म जिसको हम बोलते हैं, तो एक नियो हिंदुइज्म की भी शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी में, जिसमें राजा राम मोहन राय थे, विवेकानंद थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो नए आइडियाज लेके आए। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हिंदुस्तान का जो कास्ट सिस्टम है उसमें उसको मतलब खत्म करने के लिए, कास्ट के बेड़ियों को ढीला करने के लिए क्या आप हिंदुइज्म में क्या बदलाव चाहते हैं, या लोगों में क्या बदलाव देखना चाहते हैं? देखिए, मैंने धर्म की मैंने काफ़ी पढ़ाई की है। हिंदुइज्म में सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, वरना दुनिया के खूबसूरत धर्मों में एक है, वो थी जाति प्रथा की। सबसे बड़ी जो कमी थी इस धर्म में, अगर उसको मैनेज कर दिया जाए तो बड़ा खूबसूरत धर्म था। बाबा साहब की भी ये सोच थी। मेन जो आधार, वो जाति का आधार है ना। जब हम बाबा साहब के बुद्ध धर्म की बात करते हैं, नियो हिंदुइज्म की बात करते हैं, मैं एक बार सत्यनारायण गोयनका जी की बात सुन रहा था। नियो बुद्धिज्म, सॉरी, नियो हिंदुइज्म की आपने बात की, जो राजा राम मोहन की बात। ओके। मैं अपने विचार में धम्मा को मानता हूँ। मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरा विचार धम्मा का विचार है। धम्मा कौन सा धम्मा? अशोक का धम्मा। अशोक का जो धम्मा था उसमें सभी की जगह थी। उदाहरण के तौर पे एस एन गोयनका साहब एक वीडियो में मैं देख रहा था, बता रहे जो विपासना केंद्र होता है, उन्होंने हरियाणा बालगन कद विपासना की जरूरत पड़ने की नहीं करनी चाहिए। उसमें एक बात वो कहते हैं कि धर्म जो होता है, धर्म के अंदर हर व्यक्ति खुद को ढूंढ लेता है। धम्मा के अंदर धर्म वो नहीं होता। वो बोले कि आज के दिन हिंदू संप्रदाय हो चुका है, मुसलमान संप्रदाय है, ईसाई संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जिसके अंदर हर इंसान अपना को ढूंढ लेता है। फिर मेरे दिमाग में एक बात है, वीडियो सुनते सुनते, मैं हरियाणा में पहले कहते थे भाई पानी के लिए किसी को मना मत कर, धर्म की बात होती है पानी पिलाना। तो वो पानी पिलाना हरियाणा में एक मुसलमान पिलाए उसके लिए धर्म की बात है, हिंदू के लिए धर्म की बात है, जाट के लिए धर्म की बात है, चमार के लिए धर्म की बात है, गुज्जर यादव ब्राह्मण राजपूत सबके लिए धर्म की बात है। तो वो था धर्म कि धर्म की बात होती है, ये नहीं कहता हिंदू धर्म की बात होती है। आपको याद हो एक कंपैशन है, कहते थे ना पहले कि पानी पड़ा धर्म की बात होती है, और हर जाति का आदमी कहता है पानी। ठीक है, उस धर्म में मैं विश्वास करता हूँ। वो धर्म मानवता का धर्म, वो संप्रदाय की नहीं है। वो मुसलमान के लिए बराबर है, हिंदू के लिए बराबर है, ईसाई के लिए बराबर, हर जाति धर्म के लिए बराबर है, पिछड़ा दलित सबके लिए बराबर है, किसान। इस तरह हरियाणा में एक आइडिया तो था कि आप कोई पानी मांगे तो पानी छीनते नहीं थे हाथ से, कुछ भी रहा हो, ये तो नहीं था। तो उस धर्म की बात कर रहे हैं। और बाबा साहब ने हमेशा उसी धर्म की बात की, मानवता धर्म की। उन्होंने क्यों ये बात की? उन्होंने कहा बुद्धिज्म की बात की, ये मानवता के लिए अच्छा होगा। राजा राम मोहन ने लड़ाई क्यों लड़ी, स्वामी विवेकानंद ने लड़ाई क्यों लड़ी कि हिंदुस्तान में, इस हिंदू धर्म में जो कमियां हैं वो खत्म हो, रिफॉर्म्स। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। रामचंद्र गुहा की किताब है इंडिया आफ्टर गांधी। उसमें वो किताब में बात कहते हैं, एक स्ट्रेची की बात करते हैं, जॉन स्ट्रेची। जॉन स्ट्रेची गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक सदस्य होते हैं। और जॉन स्ट्रेची काफ़ी भारत में उन्होंने काम किया होता है, तो एक किताब भी लिखते हैं जो कि काफ़ी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई गई उसके बाद, जो सिविल सर्वेंट बनते हैं उनको पढ़ाई जाती थी उस समय। उसमें लिखते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ एक बड़े क्षेत्र का सरल नाम है। हिंदुस्तान एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें अलग अलग राष्ट्र बसते हैं। ना ये इतिहास में एक था, ना ये भविष्य में एक होगा। तो ये जो छोटी छोटी लड़ाई है जो बाबा साहब ने लड़ी, राजा राम मोहन राय ने लड़ी, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लड़ी, जो महात्मा गांधी ने लड़ी, उसी की लड़ाई की बदौलत थी, जो विभिन्न राष्ट्रों में बीच में ब्रिज बन गए लोग बीच में आके, और जिससे देश बनता भारत देश, और जिससे विभिन्नताओं में एकता होती है। अब देखिए कितना डिफरेंट है देश। असम, नागालैंड, अरुणाचल की एथेनिसिटी हमसे अलग है, हम अलग हैं। केरल के लोग अलग हैं, हमसे उनकी भाषा अलग है, हम उनकी भाषा का एक अक्षर नहीं समझ सकते। आप तमिलनाडु की भाषा का अक्षर नहीं समझ सकते, आप असम की भाषा का एक अक्षर नहीं समझ सकते, ना आप नागालैंड की समझ सकते। अकेले नागालैंड में 16 ट्राइब हैं, सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग रेस, अलग अलग एथनिसिटी हैं, लेकिन देश तो एक रहा। क्यों रहा? क्योंकि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश पे काम किया। इस देश के जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं
उनको इकट्ठा करके एक राष्ट्र बनाया, महाराष्ट्र बना, मतलब एक बड़ा राष्ट्र बनाया जिसका नाम है भारत, जिसमें भाषा अलग थी, जाति अलग थी, मजहब अलग था, रंग अलग था, लेकिन सब में एक भावना उत्पन्न हुई कि भारतीय एक हैं। उसी का नाम कांग्रेस पार्टी, जिसके लिए उन्होंने लड़ी 65 साल आजादी से पहले। यार आप नहीं, ये सारे दौर कनेक्टेड होते हैं। आप लोग जाके कांग्रेस को मिला देते हो उसमें। नहीं, कांग्रेस तो मिला ही, बस देश ही कांग्रेस है, देश ही बनाया कांग्रेस ने। आप सोच सकते हो ये देश तो बहुत पहले से, आप ये मानो कि सारा देश को इकट्ठा करने बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, मेरे को एक बात समझ नहीं आती। कई बार क्या होता है कि ये जो हरियाणा कांग्रेस में जो बात करते हैं, मैं हुड्डा की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा, कोई बात नहीं, थैंक यू, आप करिए, कंटिन्यू करिए, पानी डाल लेता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कई बार हरियाणा कांग्रेस में एक सोशल अलायंस की बात की जाती है, जाट और दलित सोशल अलायंस की, कि भी जाट और दलित जो पहले एक वोटर रहा है, ज़्यादा वोटर तो जाट INLD के साथ में था, पर इनको साध के हम एक सोशल अलायंस करते हैं जिससे हम बीजेपी को दूर रखें सत्ता से। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि दलित जो है वो जाट के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर पाते? उनको ये क्यों लगता है कि भाई जाट एक बार तो आपके साथ रहने की बात करेगा, पर बाद में जैसे ही सत्ता आई हम तो चौधरी खाएं। नहीं, देखो ऐसा तो नहीं, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? ऐसा नहीं, विश्वास नहीं करते। अभी उसका परिणाम मेरा मानना है कि सत्ता गुलदस्ते के साथ आती है, सत्ता शेयरिंग के साथ आती है, और राज सत्ता में जब तक हमें भी एज ए पार्टी, हमें भी और एज ए पॉलिटिकल पर्सन मुझे भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कोशिश करनी चाहिए कि 36 बिरादरी का आदमी मेरे अंदर अपने आप को देख सके, तब आपको आसानी होगी। हालांकि कई बार हम कास्ट डायनामिक्स में दो चीजों को जोड़ रहे, तीसरे को जोड़ते हैं, तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि विश्वास नहीं रहा, विश्वास रहा, विश्वास टूटा भी, विश्वास रहा भी, और हर घर में लड़ाई आपस में भी होती है, दो भाइयों में भी हो जाती है कई बार, उसमें ऐसा नहीं नकार सकते नहीं होती, लड़ाई भी होती है, और कई बार उस विश्वास के दम पे सरकारें बनी भी, ऐसा नहीं बनी, हमेशा बनी भी है, कई बार नहीं भी बन पाई, पर मुझे लगता है कि उससे भी व्यापक अमरेले की जरूरत है, सिर्फ दो कौम नहीं, हमें और भी कौम जोड़ने की जरूरत है। हमें ब्राह्मण, राजपूत, जितनी भी हमारी बिरादरियां हैं, यादव, गुजर, हर बिरादरी को साथ लेके चलने की जरूरत है, कि यही देश की निर्माण के लिए जरूरत है। राजनीति से अलग भी बात करें, हमें हर जाति के व्यक्ति की जरूरत है, तभी तो मतलब कुछ अच्छा हो पाएगा। हमें समेटना, मतलब दायरे में समेटे खुद को, गलत है। और मतलब आप मुझे फिर कहेंगे मैं वहीं लेके जा रहा हूँ, पर ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व हमारी कोशिश करता भी है। आप जिस तरह हमने बीच में बात की राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी एक कुम्हार के पास भी गए हैं पिछले 2 साल में, लकड़ी का काम करने वाले पास भी गए हैं, मोची के पास भी गए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि समाज के अलग अलग वर्ग के कारीगरों को जोड़ा जाए। और इससे मैं अलग भी खैर बात करूँ, तो हरियाणा से बात होगी, मैं बात को वहाँ लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये कोशिश करती है पार्टी की लीडरशिप कि हर वर्ग को हम साथ जोड़ के चले सेंटर लेवल पे। स्टेट में कई बार डायनेमिक्स अलग हो जाते हैं, पर जो मेरे नेता हैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, जब इनको देखता हूँ तो हमेशा पार्टी की टॉप लीडरशिप ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमेशा कोशिश की कि 36 कौम को एक साथ लेके, हर वर्ग को एक साथ। आज कांग्रेस जातीय जनगणना की बात कर रही है, जातीय जनगणना की बात सिर्फ 2 कौमों के लिए थोड़ा ना है, जातीय जनगणना की बात है हर कौम के लिए। भाई वो यादव है, वो गुजर है, वो नाई है, वो लोहार है, कुम्हार, सबकी गिनती हो, सबकी गिनती हो के पता चले कौन कितना पिछड़ा है, कौन कितना आगे चला गया है, कौन कहाँ रह गया, ताकि पॉलिसी मेकर्स को फायदा हो जातीय जनगणना से कि इस समाज के लिए ये पॉलिसी बननी चाहिए। तो जातीय जनगणना हर समाज के लिए, तो इस समाज का आईना सामने है। पर कई बार स्टेट पॉलिटिक्स कुछ जाति में समेट के रह जाती है, बिल्कुल सही बात है, हम उससे बाहर आना चाहिए। ओके, एक मैं सोशल दो क्वेश्चन है जो सोशल हैं, उनके बाद अपन सबमिट करेंगे। एक जब हम एक लुई डूमो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं और काफ़ी उनको पढ़ाया भी जाता है, वो यूपी में भी रहे और वहाँ पे उन्होंने काम किया, तो उनकी जो थ्योरी थी उसमें यही था कि भाई लुई डूमो ने कहा कि भाई जो कास्टिज्म है हिंदुस्तान में वो रिलीजियस लेवल पे है, और दूसरा जो कास्टिज्म है वो रिचुअल्स में जो है उसको प्रैक्टिस किया जाता है। रादर जो वेस्ट में जो है कि जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, वैसा ना हो कि इस तरीके का यहाँ पे ये जो सारा का सारा सीन है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि भाई कास्ट के मामले में
हिंदुस्तान में। दूसरे देश में क्या कहा? दूसरे देश में किस पे? दूसरे देश में उन्होंने कहा कि जो वेस्ट जो है वहां पे क्या होता है जी, क्लास के ऊपर निर्भर है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है इकोनॉमिक तरीके से और पॉलिटिकल तरीके से। हिंदुस्तान में है वो है आपका रिलीजियस लेवल पे, और साथ ही साथ में रिचुअल्स के थ्रू वो प्रैक्टिस करते हैं जो कास्टिज्म जो है, और कास्टिज्म को रिचुअल्स के थ्रू प्रैक्टिस करके यहाँ का एक खाका अलग तरीके से सोसाइटी बनी हुई है। और जो सोसाइटी बनी हुई है उसी सोसाइटी को एक ये भी कंसीडर यहाँ पे किया जाता है कि ये एक सूत्र है जिसके सहारे पूरी सोसाइटी बंधी हुई है। उत्तर प्रदेश के एक चीफ मिनिस्टर ने 2014 में ये भी कहा था, मैं उसी बात को आगे करता हूँ, कि भाई कास्टिज्म एक सिस्टम है एक सोसाइटी को चलाने का। लुई डोमो से लेके यहाँ तक जो मैंने बात की, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, एक बात मैं मानता हूँ, बाबा साहब एक बात कहते थे, आइडिया ऑफ कास्ट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, आइडिया ऑफ कास्ट सोशल है, रिलीजियस भी है। आइडिया ऑफ कास्ट पोल्यूशन पे निर्भर करता था, जो पुराना समय था। क्या होता है, कास्ट का फॉर्म बदलता है, किसी भी समय के इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल हालात उस जाति की पोजीशनिंग कई बार तय कर देते हैं। और आज जो हालात है, 100 साल पहले हालात है, उसमें थोड़ा फर्क भी, उसका फॉर्म बदल गया है। एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स का लॉ भी है, सेकंड लॉ, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म itself from one form to another form। तो इसी तरह जातीय कॉन्फ्लिक्ट है, इसका फॉर्म बदल गया है। पहले जाति का आइडिया पॉल्यूशन के ऊपर था, फिर कई बार घटनाएं आती हैं कि कई दलित समाज के व्यक्ति बड़े अफसर बन जाते हैं, उसके बाद में उसका छुआछात होती है। इस तरह आपने लेबर की बात बताई कि वहाँ पे लेबर के ऊपर आइडिया है। तो अभी कास्ट इंडिया में ट्रांजिशनल फॉर्म में भी आई है। जिस तरह मैंने कहा, कुछ स्टेटों में अभी भी, कई स्टेटों में बैकवर्ड एरिया में कभी भी जो टचेबिलिटी का फॉर्म है कास्ट का, वो है कि आप छूना है, फिर भी जातिवाद है कई जगह। कई जगह ऊंच नीच पे जातिवाद है कि मैं बड़ा तू छोटा, ये जातिवाद है। और कई जगह चीजें बदल भी गई हैं, और कई जातियां जो पहले बहुत ऊंची होती थी उनमें कट्टरता सिर्फ इसलिए आ गई, उनके पास जाति छोड़ो कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ जाति श्रेष्ठता बची गई जातियों में, इकोनॉमिक हालात खराब हो गए हैं। तो कई जगह ये भी ट्रांजिशंस हुई हैं। तो ये जगह जगह वेरी कर रहा है। जिस तरह भाई कई लोगों ने जाति से कन्वर्ट भी किया, जब रिलीजियस आइडिया आपने बताया, आपने कहा धर्म बेसिक है, धर्म जातीय प्रथा का। जिस तरह पंजाब के अंदर सिख धर्म बना, इबिस्टन की किताब थी, एक सर्वे किया था इबिस्टन, हाँ एक सर्वे हुआ था, मैंने वो सर्वे पढ़ा है, उसमें 1870 से बात आ रही थी कि कुछ लोग सिख धर्म में चले गए हैं, और सिख धर्म में लोग कह रहे हैं जाति प्रथा नहीं होगी, पर लोग तो वहां भी प्रताड़ित है। भाई इस्लाम कहता है इस्लाम के अंदर जातिवाद नहीं है, पर भारतीय मुसलमान के अंदर तो जातिवाद है, इसमें तो पशमंदा है, ओबीसी है। मेरे एक साथ मेरे सेक्रेटरी तोकीर भाई 2 बार एमएलए लड़े हैं, पिछले 1500 वोट से हार गए थे, वो भी पशमंदा मुसलमान है, ओबीसी मुस्लिम है। यही एग्जांपल काट जो साहब दे रहे थे, तो मैं कह रहा हूँ भारत मुसलमान है तो है। तो जो जाति का आइडिया है वो इस मिट्टी से उत्पन्न हुआ आइडिया, और गलत आइडिया उसको बदलना पड़ेगा हमें। इस देश में अच्छाई भी नहीं है, बुराई भी नहीं है। मैंने जो पढ़ा है उसमें जो यूथ के जो रेवोल्यूशंस हैं जिनकी आप बात कर रहे हो कि यूथ ने मतलब इस कंट्री को शेप किया उनके आइडियाज ने, 3-4 मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पहला, हिंदुस्तान में ही अपन ये देखते हैं जो इमरजेंसी वाला है, इमरजेंसी जो इंदिरा ने लगाई थी, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, तो वो पूरा का पूरा आंदोलन शुरू हुआ था गुजरात के एक छोटे से कॉलेज में। और था भी ये कि भाई वहाँ के मेस का इशू था, 2.5 या 3 रुपए ज्यादा बढ़ा दिया, और बच्चों ने आंदोलन किया। और चमन पटेल वहाँ पे वो मुख्यमंत्री थे, तो चमन चोर और पता नहीं क्या खूब नारे लगाए। वो आंदोलन मतलब उन बच्चों का स्टार्ट किया हुआ, जब जेपी उससे जुड़े तो पूरे मतलब पूरा हिंदुस्तान की पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही बदल गया। जो हुआ वो तो हुआ ही, फिर जो सबको पता है। एक दूसरा आंदोलन हम बात करते हैं वियतनाम वॉर के टाइम पे, वेस्ट अमेरिका में जो हुआ 61-62 के आसपास में, 62 के आसपास में जब 62 में जब कैनेडी की भी डेथ होती है, उस वक्त में जो वियतनाम वॉर था उसको खत्म करने के लिए वहाँ के जो बच्चे हैं वो आए कि भाई हम क्यों अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप ये बात क्यों सोच रहे हो कि भाई डोमिनो इफेक्ट होगा तो वियतनाम भी किसी और के साथ चला जाएगा या किसी तीसरे के साथ चला जाएगा। तो उन्होंने वो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया और वो एक पीक पे पहुंचा, और उसका एक ट्रायल ऑफ शिकागो 7 भी हुआ।
तो वो उस चीज ने भी बड़ा वहाँ की सोसाइटी को इम्पैक्ट किया। एक मैं और बड़ा एक लेडी का एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। एक रोजा पार्क्स नाम से एक लेडी हुआ करती थी। 1955 में दिसंबर 1 में वो अपने ऑफिस से निकली शाम को, और उन्होंने मोंटेगमरी से एक बस ली। और वहाँ पे बस में क्या होता था कि भाई जो आगे की सीट है वो रिजर्व रहती थी वाइट लोगों के लिए, पीछे जाके आप बैठो। और इसके साथ ये होता था कि अगर ये जब तक अगर वाइट पीछे बैठा है तो आप खड़े होके जाओ। तो वो शायद उसका मूड ठीक नहीं था या जो भी था, वो आई, वो वहाँ पे बैठी, वो आगे की सीट पे बैठी। और सीट पे बैठने के बाद ड्राइवर ने कहा कि भाई तुम पीछे बैठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे बैठने की? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो यहीं बैठूंगी, तुम्हें जो करना कर लो। तो वो बहस हुई। बहस होने के बाद पूरा का पूरा ड्राइवर ने बस नहीं चलाई, उनके खिलाफ केस हुआ। केस होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, और सॉरी हाई कोर्ट से फैसला आया, और फैसला होने के बाद पूरा सीन चेंज हुआ। वहाँ से एक सिविल राइट्स का आंदोलन स्टार्ट होता है, जिसमें बाद में मार्टिन लूथर किंग जुड़ते हैं और पूरी अमेरिकन सोसाइटी को वो चेंज कर देता है। आइजनहावर उस टाइम प्रेसिडेंट थे। अब ये चीज देखिए, हिंदुस्तान के अंदर में इस तरीके की चीज, अब ये चीज आइडिया, ये आइडिया बड़े रोमांटिक है और जेएनयू में तो बड़े टेम्पटिंग आइडियाज होते हैं, पर आज के दिन इस तरीके के आंदोलन क्यों नहीं हो सकते? मैं एक पॉलिटिकल आदमी से ये सवाल नहीं कर रहा हूँ, एक जेएनयू स्टूडेंट के नाते आप बताना, घुमा फिरा के राहुल या मोदी पे नहीं। देखो मैं एक बात लिख रहा हूँ, मैं आपको इसका ईमानदार जवाब देता हूँ। ईमानदार होने नहीं, मैं राहुल जी को इसमें लाना, एक्चुअली आपने बोल दिया, पर मैं उसमें लाना चाहता हूँ राहुल जी। नहीं प्लीज मत लाओ। नहीं, मैं इसमें छोड़ दो, आंदोलन की बात कर। अगर नहीं, मैं मेरा आइडिया में बात कर रहे हैं, तो आइडिया मेरा भी ईमानदार होना चाहिए। इस देश में 2014 से आप बात करें, 10 साल हो गए। 10 साल में जो मैंने बात शुरू करी कि देश के पहले प्रधानमंत्री बड़े वकील थे, पहले राष्ट्रपति बड़े वकील थे, राष्ट्रपिता बड़े वकील थे, बाबा साहब अम्बेडकर बड़े वकील थे, देश के संविधान के निर्माता। और आज इस देश के प्रधानमंत्री की डिग्री हम पिछले 10 साल से ढूंढ रहे हैं, जो मिल नहीं रही है। कभी इंटायर पॉलिटिकल साइंस, कभी कुछ आती है। उसके बाद 14 के बाद मोदी जी नए भारत के निर्माण की तरफ निकलते हैं। एक धारा वो थी जो कि समाज में लोकतंत्र के नाम पे जीत के आई और लोकतंत्र कुचलने में लग गई पहले दिन से ही। पहला एग्जाम्पल था मेरी जेएनयू यूनिवर्सिटी, जिसको बर्बाद करने की कोशिश की गई, खत्म ही कर दिया गया, पैटर्न ही बदल दिया एडमिशन का। मैं भी उनमें से एक हूँ। हमारे टाइम पे एमफिल की सीटें खत्म कर दी। थैंक यू। तो जब निकले वहां से, छात्रों ने आंदोलन किया, बहुत बड़ा हुआ। हमारे कुछ साथी आज भी जेल में हैं, जो 2020 में जेल में गए, आज तक जेल में पड़े बिना किसी बड़े मुकदमे के, केसेस के। छात्रों ने बड़ा अपना शेप लिया, बड़े आंदोलन हुए। आपने देखा 2016-17 में बड़े आंदोलन हुए देश में, कई यूनिवर्सिटीज में। हम भी गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुए, जेएनयू में रोहित वेमुला वाला आंदोलन हुआ। इन सभी आंदोलनों में एक आदमी कॉमन था जो निरंतर लड़ता रहा। जब जेएनयू पे हमला हुआ तो एक आदमी जेएनयू में आया, उसका नाम राहुल गांधी था। जब रोहित वेमुला की हत्या हुई, एक आदमी एचसीयू गया, सेंटर हैदराबादी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रोहित वेमुला की मां से मिला, उसका नाम राहुल गांधी था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ। उसके बाद इस देश में बहुत बड़ा किसान आंदोलन होता है 2019 में। 19 के बाद बहुत बड़ा किसान आंदोलन होता है। उस किसान आंदोलन में 19 का समय था वो, देश की राजधानी के रोड जाम होते हैं, देश के किसान उसके खिलाफ होते हैं। सरकार कहते हैं हम आपके लिए कानून लेके आए हैं, किसान उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। कि मैं जिस कंस्टिट्यूंसी से ताल्लुक, धनाना गांव हमारे उस साइड, कुंगड़ वगैरह, काफी उस आंदोलन में जुड़े रहे। सरकार सब कुछ, एक आदमी फिर पेशी करता है, राहुल गांधी। वो ये कहता है कि किसान, देश के किसानों को आधा इंच पीछे नहीं हिलना है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। उसके बाद सन 2020 में अंतिम दिनों में हाथरस में एक दलित की बेटी का बलात्कार होता है और सरकार उसी दलित परिवार के लोगों को कुचलने में चल पड़ती है। वहां फिर एक आदमी पहुंचता, राहुल गांधी। उस कमरे में भी था। राहुल जी उस परिवार को बोलते हैं उस कमरे में, मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि कोई आपकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना करे। उसके बाद इस देश में अंबानी अडानी का उदय होता है, उससे पहले हो चुका होता, फिर और पावर कैप्चर करते हैं, छोटे उद्योग खत्म हो जाते हैं।
हमारे देश की मार्केट को चाहे तो अंबानी अडानी टेक ओवर करते हैं, चाइना कर लेता है। छोटे पर्स से लेके, फोन से लेके, कपड़े से लेके सब चाइना, एयरपोर्ट से लेके सब अंबानी अडानी, कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं। एक आदमी जो बार बार कहता है कि अंबानी अडानी के मैं खिलाफ हूं, मैं इस देश के व्यापार को केंद्रित करने के खिलाफ हूं, चंद हाथों में व्यापार नहीं रहना चाहिए देश का। वो बार बार कहता है मैं किसान के साथ हूं, मैं दलित के साथ हूं, पिछड़े के साथ हूं। फिर वो कई जगह में देखा होगा आपने, उसकी फोटो आती है, कई बार लकड़ी काटते हुए से मिलता है, कई बार लोहार से मिलता है, कई बार मोची से मिलता है। वो व्यक्ति पिछले 10 साल से सिर्फ फोटो नहीं खिंचा रहा है, वो देश को एक करने की लड़ाई लड़ रहा है। उसका नाम राहुल गांधी है। और मैं इसलिए पूरी ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, वो व्यक्ति इस देश में आंदोलन कर रहा है। और लोग बोलते रहे, कई बार बोलते लोग कि राहुल गांधी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स नहीं करते, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, विचारिक ज्यादा है, विचार ज्यादा है, विचार कई लोग बोलते हैं जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, कि राहुल गांधी विचारिक आदमी है। लेकिन भगत सिंह एक बात कहते थे कि इनकलाब वो तलवार है जिसको तैयार ही विचारों की शान पे किया जाता है, नोक पे किया जाता है। इनकलाब की तलवार विचारों के बगैर उसको आप धार नहीं दे सकते। तो राहुल गांधी विचारिक राजनीति कर रहे हैं। फिर वो लग गए जातीय जनगणना में, सरकार उसने वो भी किया। हम चुनाव हार गए, मैं मानता हूँ चुनाव हार गए, हम तीसरा चुनाव लगातार हारे हैं। हरियाणा में तीसरा चुनाव हारे हैं, हम केंद्र में तीसरा चुनाव हारे हैं। कोई मनाई थोड़ा, हम तीसरी में सत्ता से बाहर हैं। लेकिन सरकार को जातीय जनगणना करानी पड़ी, क्योंकि राहुल जी 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने पहले मना किया, उन्होंने बार बार कहा कि जिसकी जितनी जनसंख्या समाज का आईना सामने लेकर सबकी जनगणना करिए, गिनती करिए, उसके हिसाब से पॉलिसी बनाइए, जो जितना पीछे रह गया उसको आगे लेके आइए, तभी तो हो पाएगी आगे बढ़ोतरी। जब पता चले कौन कितना पिछड़ा है या किसका क्या सर्वे है। तो राहुल जी इस देश में 10 साल से, वो क्रिस्टोफर जेफरले की किताब है ना एक, साइलेंट रिवॉल्यूशन, तो साइलेंट रिवॉल्यूशन कर रहे हैं क्रिस्टोफर जेफरले। नहीं, अब आपको एडिट करना पड़ेगा। में से लगा हुआ है मोदी के खिलाफ, मार के छोड़ने गए। मैं सर आपसे टू बी वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन चाह रहा था, पर आपने उसको पॉलिटिकल बना दिया। पॉलिटिकल नहीं, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। ठीक है, मतलब मैं राहुल जी देश में क्रांति कर रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा। मैं एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात कर रहा था, तो उसमें हर जगह पहुंचे। लेकिन वो स्टूडेंट मेरे साथ रुक रहा है उसने, मेरे से नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कब 17 की बात बता रहा हूँ, मैं तो आपको 16 की बात बता रहा हूँ, 16 फरवरी की। वो सामने यूनिवर्सिटी में खड़े थे। दूसरी मैं क्या कर रहा हूँ आपको, मैं साल में एक बार चला गया तो यार क्या हो गया? साल में एक बार नहीं, बहुत रोज जा रहे हो, तो कभी कुल्ली के पास, कभी कहीं। मैं हिंदी में कहता हूँ, मैंने हरियाणा में समझ तो गए, समझ तो नहीं समझ तो गए आप, पर मैं चलो अच्छे शब्दों में कहता हूँ। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, जिनसे उनकी बनती नहीं है, वो क्यों, उनको क्यों नहीं रिप्लेस किया गया आज तक? बनती ना बनती, जो देखो पार्टी में पार्टी है, पार्टी के फैसले पार्टी के हिसाब से होते हैं। पार्टी फैसले इसमें मैं बात कर रहा हूँ आपको भाई, कांग्रेस पार्टी में एक आंतरिक लोकतंत्र है, आपको मानना पड़ेगा। गुलाम नबी आजाद हमारी पार्टी छोड़ के चले गए, आप मानो। अपने खुद की पार्टी चला ली, वो भी शुरू चलाते थे। दूसरी बात क्या है कि मुझे पुराने नेताओं का नहीं पता, मुझे इतना पता है कि राहुल जी, प्रियंका जी ने भाई जीतू पटवारी से लेके सचिन पायलट जी को मदद की हर स्टेट में। आज वो जो बड़े लीडर हो गए सब लोग, तो स्टेट में आप, यूपी में आ जाओ आप, प्रियंका जी ने मनोज यादव से लेके अनिल, बहुत ही गरीब परिवार के लोगों को, भाई जो आंदोलन के लोग हैं, कोई किसान है उसको टिकटें दी, जो भाई किसी मछुआरा आंदोलन में उसको टिकटें दी। तो ये परिवार तो आम गरीब की मदद करता है। प्रियंका जी ने मदद की है, नई लीडरशिप उभारा है। आप आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं, मैं इसी एक बात कह के इसको कंप्लीट करते हैं। आंतरिक लोकतंत्र, कांग्रेस इज डेमोक्रेटिक बिकॉज इट इज डिसऑर्गेनाइज्ड। जहाँ कोई हो ही नहीं ना धनी, और लोकतंत्र हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, थैंक यू सो मच सर। लेकिन इस समय आपके अंत में आपने अंत कर दिया। कांग्रेस की जो सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है, फिर से उसके नाम पे लहर बनेगी, आप देखना एक दिन। क्योंकि वो लहर हमारी जो है ना, वेव जो है, वो सिर्फ पार्टी के लिए नहीं मांग रहे हम, वो जनता के लिए कर रहे हैं। और हमारी पार्टी का धन है आंतरिक लोकतंत्र, जो आप एंड करना चाह रहे हो बात को। आंतरिक लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र भी है। पार्टी अपने फैसले भी लेती है। राहुल जी, प्रियंका जी, ये देश के गरीब किसान की आखिरी उम्मीद है, और देखना एक दिन देश को यही लोग बचाएंगे, आपको वादा करके जाता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।